हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ही वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म करने वाला एक वीडियो डाल चुके थे कि जो था भौतिकी का अध्याय 1 जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन, और वह वीडियो पर आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और इसके बाद हम अध्याय 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन का एक वीडियो लाए, और इस वीडियो में क्या करेंगे, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म, यानी जो प्रकाश का अपवर्तन वाला वीडियो यानी चैप्टर है उसको हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखेगा और आप पूरा धैर्य रख के देखा, क्योंकि 2 से आधा घंटे का वीडियो बनेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और हम समझाएंगे भी तो टाइम लगता है, इसलिए इसको पूरा देखेगा। और यदि आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेस में जाके देख सकते हैं, अन्यथा उसका लिंक नीचे दिया गया, आप पहुँचे देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। ये वीडियो लंबा होने वाला है तो आप लोग शांति से बैठ कर देखेगा। राष्ट्रीय फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, जिसके बारे में आप थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, जिसके बारे में आपको हम बताए थे प्रकाश का परावर्तन और आप वीडियो में बताए थे, ठीक। और इस वीडियो में क्या देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पूरा चैप्टर देखेंगे। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है पहले ये समझिए। इसमें से सबसे पहला बात आप अपवर्तन को ही समझना है, यानी अपवर्तन क्या है इसको समझना है। उसके बाद आता है कि इसका उपयोग यानी अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है उसको बारे में देखेंगे। और उसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्या, नियम आता है। इसका क्या आता है, इसका आता है नियम। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्रिज्म आता है। और उसके बाद आता है लेंस। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है लेंस। और इन सभी के बारे में देखेंगे। उसके बाद आता है लेंस सूत्र आता है, लेंस सूत्र। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि मतलब क्या, उसके बाद जगह एक टॉपिक आता है परिकीर्णन। बहुत छोटा सा टॉपिक है परिकीर्णन, यानी प्रकाश का परिकीर्णन के बारे में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान रख के देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो लंबा होगा और आपके कम आएगी। इससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक। देखिए आप लोग 2 मिनट रखिएगा। सबसे पहले इसका चित्र ले आते हैं। चित्र में देखिए अब चित्र ले आए, अब वीडियो पूरा अच्छा से चलेगा तो आप वीडियो को देखेगा। यहाँ हम बताए थे कि हमारा पहला टॉपिक होगा अपवर्तन, यानी अपवर्तन को समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, यहाँ सबसे पहले हम यही समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए अभी से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अभी से समझाते हैं। देखिए जैसे कोई प्रकाश की किरण है, ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, और यहाँ पर था कोई माध्यम था, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ पर दूसरा माध्यम हुआ, यहाँ पर आया दूसरा माध्यम। और जब ये प्रकाश की किरण इधर प्रवेश करेगी, तो इसका जो पहले वाला मार्ग यानी जो इसका पहले वाला मार्ग ये है। लेकिन ये जब इस माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अपने पहले वाले मार्ग यानी जो इसका ये वाला मार्ग था इससे विचलित यानी इससे हटकर दूसरे वाले कोई पथ में चली जाएगी। और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जैसे कि आप यहाँ पर इसका चित्र में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये प्रकाश की किरण आ रही है और इसका माध्यम क्या था, इसका माध्यम था ये। लेकिन क्या हुआ, ये जब दूसरा माध्यम आए तो ये इधर चल गया, मतलब इधर चले गया, ठीक। और यही काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर 2 उदाहरण दे दिए तो आप समझ गए, ठीक। इसमें सिंपल सा बात है कि जब प्रकाश की किरण कोई एक माध्यम में आ रही है और जब वह दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पहले वाले पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते थे। और ये प्रकाश का अपवर्तन का बहुत सिंपल सा परिभाषा था, तो आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, यहीं पर एक अगला टॉपिक आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये चित्र है, ये चित्र में यहाँ पर लिखा होगा सघन माध्यम विरल माध्यम। इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, माध्यम जो होता है ये माध्यम 2 प्रकार का होता है। जैसे हम बताए थे माध्यम, ये माध्यम जो है ये माध्यम कितने प्रकार का होता है, माध्यम होता है 2 प्रकार का, ठीक। अब ये दो कौन सा प्रकार है उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि माध्यम 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार कौन सा है, पहला प्रकार है सघन माध्यम और दूसरा प्रकार है विरल माध्यम, ठीक। देखिए अब इसको हम समझाते हैं। देखिए एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम, ठीक। अब देखिए सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं, ठीक। देखिए सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल में क्या होती है, कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक। समझ गए। लेकिन सीधा समझिए, जब 2 माध्यम की तुलना की जाएगी जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वह होगा सघन माध्यम और जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वह होगा विरल माध्यम, ठीक। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है 1-2 कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम यानी कम मारे यानी जिसमें प्रकाश की चाल कम है उसमें से ज़्यादा जिसमें प्रकाश की चाल है उसमें जब जाती है तो जो प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब की ओर मूल जाती है। इसका क्या मतलब, जैसे यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, अभी चित्र को देखिए यहाँ पर ध्यान से। ये चित्र में क्या लिखा गया है,
यहाँ पर समझिए, ये चित्र में क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर है विरल माध्यम, और ये जब सघन माध्यम में आ रही है तो ये क्या कहिए, ये मतलब अभिलंब की ओर झुक जाए। ये इसका अभिलंब है और ये इधर झुक गए। देखिए ये इस माध्यम में आ रहे थे, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गए क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहे थे। ठीक, यहीं पर वही यहाँ पर लिखा गया कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मूल जाती है। ठीक, अब विरल माध्यम सघन माध्यम किसे कहते हैं, आपको हम समझा दिए। विरल माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है, और सघन माध्यम किसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक, और यहीं पर लिखा गया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, यानी विरल माध्यम मतलब क्या, विरल माध्यम मतलब ज़्यादा बारे में, जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है उसमें से कम, जिसमें प्रकाश की चाल कम है उसमें आती है तो वो अभिलंब की ओर मूल जाती है। ठीक, और इसका सीधा मतलब उल्टा लिखा गया यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी यहाँ पर क्या, यहाँ विरल से सघन में जाता था और यहाँ सघन से विरल में जाएगा। ठीक, वही यहाँ पर लिखा गया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका देखिए उदाहरण यहाँ पर दिखाया, यहाँ देखिए ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। ठीक, इसमें प्रकाश की किरण, ये सघन माध्यम से प्रकाश की किरण इसमें जा रही है तो ये क्या हो रही है, अभिलंब से दूर, यानी यहाँ देखिए ये इसका अभिलंब है, ये अभिलंब से दूर हो रही है। ठीक, यहाँ पर बोल रहा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, इसको समझने का मतलब कम नहीं है, यहाँ पर आप समझ गए। ठीक, यहाँ पर सीधा लिखा गया, इससे आप सीधा याद कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो वह क्या करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका यहाँ पर हम उदाहरण दे दिए, ये यहाँ पर इसको चित्र को हम थोड़ा मतलब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ पर जो है इसका आप उदाहरण का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या है, ये मतलब यहाँ पर माध्यम को अलग करने वाला कोई लिखा है। ठीक, उसके बाद ऊपर जो है यहाँ पर है विरल माध्यम और यहाँ सघन माध्यम। ठीक, क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। देखिए अभिलंब की ओर झुक गए। और यहाँ पर दूसरा चित्र में क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ऊपर क्या है सघन माध्यम और नीचे है विरल माध्यम, जब इसमें प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाते हैं। ठीक, यहाँ देख रहे हैं यहाँ अभिलंब से दूर हट गए। ठीक, और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा। ये कौन सा टॉपिक था, प्रकाश का अवतरण। अब हम इसको समझ गए तो चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, जहाँ पर देख रहे हैं अगला पार्ट, यहाँ पर जो अगला टॉपिक है इसके बारे में हम बता दिए कि पारदर्शी माध्यम दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, विरल माध्यम, और दूसरा क्या है सघन माध्यम। ठीक, अभी चलिए इसको समझते हैं। विरल माध्यम में लिखा गया कि जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। हम बताए थे कि विरल माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की चाल अधिक होती है। देखिए विरल और सघन कब होता है, एक बार आप अपने खुद से सोचिए कि विरल और सघन कब होगा, जब कोई दो माध्यम की तुलना की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक माध्यम, यहाँ पर एक माध्यम, अब इन दोनों माध्यम की तुलना की जा रही है, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। ठीक, वही जब यहाँ पर तुलना होगा तो वो कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वह हो जाएगा विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वह हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक, जब इन दोनों में हम तुलना करेंगे। ठीक, वही यहाँ पर लिखा गया कि जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक, तो वहाँ पर तो उससे कहते हैं विरल माध्यम, और इसको जस्ट अपोजिट यहाँ पर लिखा गया कि जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है तो उसे कहते हैं सघन माध्यम। ठीक, समझ गए। और यहीं पर हमारा ये मतलब ये तो हम आपको पहले समझा देते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पर सिंपल आप याद रखिए कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा। ठीक, और ये कब होगा, जब हम दो माध्यम की तुलना करेंगे। ठीक, और यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि प्रकाश का अवतरण। पहले आप ये सोचिए कि प्रकाश का अवतरण होता क्यों है। ठीक, प्रकाश का अवतरण कब होता है, हम बताए थे कि आपको जब यहाँ पर प्रकाश का अवतरण कब होगा, जब क्या होगा, जब देखिए यहाँ पर देखिए ये एक माध्यम है और दूसरा ये एक माध्यम है। ठीक, जब इन दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ पर होगी कम और यहाँ पर होगी ज़्यादा। ठीक, तभी प्रकाश का अवतरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आप समझिए कि यदि इन दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल सेम होता है, यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल सेम होता तो प्रकाश का अवतरण होता ही नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि दोनों में प्रकाश का चाल सेम होता तो प्रकाश का अवतरण होने का कोई नियम ही नहीं बनता। ठीक, और यहाँ पर लिखा गया कि प्रकाश का अवतरण होने का एकमात्र कारण है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होना। क्या लिखा गया कि प्रकाश का अवतरण होने का कारण है कि विभिन्न यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होना। ठीक, कहीं यहाँ पर लिखा गया कि प्रकाश का चाल भिन्न होना। ठीक, समझ गए। इसका उत्तर एकमात्र आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि प्रकाश का अवतरण होने का कारण क्या है। ठीक, तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न होना। ठीक,
और इससे पीछे वाला एक था चैप्टर, उसको भी हम कंप्लीट करा चुके हैं और इसका हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आता है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल विभिन्न होना। अब बहुत सारा माध्यम है, उसमें प्रकाश की चाल हम देखते हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ठीक, यहाँ लिखा गया विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पर हम 3-4 माध्यम लिख दो, उसमें प्रकाश की चाल लिख दिया। ठीक, और यही सब इंपॉर्टेंट है। पहला है हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻। अब हवा में कितनी होती है, यहाँ पर देख लीजिए कि हवा में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर से अगर किलोमीटर में होनेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, ये क्या है? ये था हवा में। उसके बाद आता है निर्वात। उसके बाद क्या आता है? निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? पहला बात है अभी समझे कि निर्वात कहते किसे? निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। निर्वात मतलब क्या है? कुछ भी। ठीक, कुछ भी नहीं। देखिए अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब ये हवा के जैसा है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, यानी 1 सेकंड में इतना किलोमीटर प्रकाश चलेगा। ठीक, अब देखिए हवा और निर्वात दोनों में तो सेम है प्रकाश की चाल। अब ये दोनों में कौन होगा सघन और कौन होगा विरल? ठीक, देखिए हवा और निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल सेम होती है, लेकिन यदि जब ये दोनों के बारे में तुलना आएगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, निर्वात में क्या होगी? प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, और हवा में क्या होगी? निर्वात और हवा की तुलना में कम होगी। ठीक, देखिए ऐसे तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन तब पर भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप बोल सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। क्यों? देखिए फिर आप ये समझिए कि प्रकाश की चाल ज़्यादा और कम होती क्यों है? क्योंकि क्या होता है? क्योंकि प्रकाश को कोई रोकने वाला कण मिल जाता है, यानी प्रकाश को रोकने वाला कोई मतलब माध्यम मिल जाता है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए हवा में प्रकाश को रोकने वाला कोई माध्यम मिल जाता है, तो वहाँ पर प्रकाश होता है, प्रकाश रुक जाता है, जिससे कि प्रकाश की चाल कम हो जाती है। और वही निर्वात में प्रकाश को रोकने वाला कोई मतलब कण नहीं मिलता है, तो वहाँ पर प्रकाश की चाल चलती रह जाती है, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक, इन दोनों के बारे में आप समझिए कि हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और हम किलोमीटर में भी लिख दिया कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, अब अगला बात आता है क्या? अगला बात आता है जल में। किसमें आता है? जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि आप इसे किलोमीटर में बदलना चाहेंगे तो हो जाएगा 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप समझते हैं कि यहाँ पर पावर 5 घर जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यदि आप इसे बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद आता है कांच। उसके बाद क्या आता है? कांच। जल हम बता देखिए कांच में सबसे कम होता है प्रकाश की चाल। यहाँ कितना होता है? यहाँ होता है 3 × 10⁻, यहाँ होगा 2, यहाँ पर हम तो गलती से लिख दिया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और एक बार और यदि आप इसे किलोमीटर में बदलना चाहेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, समझिए कांच और जल। देखिए यहाँ पर हम 4 माध्यम होता है, और यही चारों में से आपके एग्जाम में कोई एक पूछा जाएगा। ठीक, और इन चारों के बारे में यहाँ पर लिखा गया, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हवा में क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जो निर्वात है उसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर सबसे लास्ट आता है जल। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये चारों लिखा है, और यही चारों से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा हमें लगता है। और ऐसा लगता है कि यही तो आपके सिलेबस में हिसाब से पूछा आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर चिंता नहीं करना है। यहाँ पर हम बता दिए कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक, इन सभी के बारे में बता दिए, तो हम इन सभी के बारे में स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। ठीक, और यदि आपको यहाँ पर बताया था कि हवा और निर्वात में एक ही होता है, और यदि इन दोनों के बारे में तुलना करना होगा तो जो निर्वात में इसमें होगा ज़्यादा, और हवा में क्या होगा? हवा में होगा कम। ठीक, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है? अगला टॉपिक है कि यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा गया कि जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना ही अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगा। यहीं तो हम बता रहे थे कि जिस माध्यम का घनत्व जो होगा जितना होगा अधिक उतना होगा कम। देखिए जिसका घनत्व जितना ही अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल इतना ही कम होगा। इसको हम इस बार मैथ की भाषा में लिख सकते हैं कि जो घनत्व है वो प्रकाश की चाल का व्युत्क्रमानुपाती है। प्रकाश की चाल का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी घनत्व जितना ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उतना कम होगा। ठीक, देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है? घना।
यदि कोई माध्यम घना है तो उसमें प्रकाश की चाल को रोकने का कोई माध्यम मिले, यानी उसमें प्रकाश की चाल को रोकने का कण होगा, जिससे कि वहाँ पर प्रकाश की चाल कम हो जाएगा। ठीक, समझ गए। यही इसमें पॉइंट था, ये पॉइंट के बारे में हम समझा दिए। पॉइंट क्या लिखा था एक बार फिर से इसे देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर पॉइंट क्या था इसको देख सकते हैं। ठीक, एक बार फिर से एक बार देखिए कि जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना ज़्यादा होगा, जो माध्यम उसका प्रकाशिक घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। ठीक, इसके बाद में आप समझ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला बात नहीं है, आप समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए अगला टॉपिक। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को बाद लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि आपको जब इतना अच्छा से पढ़ाया जा रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक चैनल है, वहाँ पर अच्छा से पढ़ाई होता है, वहाँ पर आप जाकर पढ़िए। और यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो एक बार लाइक, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा या खराब कैसा लग रहा है आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पर कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण पद की परिभाषा। यहाँ पर कुछ होगा पद होगा, उसको परिभाषित करना है। यहाँ पर पहला पद है अपवर्तक सतह, यानी अपवर्तक सतह किसे कहते हैं। देखिए अब इन सब का यूज आपको आगे, यानी जब हम नियम पढ़ाएंगे अपवर्तन का नियम, उसमें इन सभी का यूज आएगा, तो वहाँ पर इन सब का यूज देखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पर पहला है कि अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह किसे कहते हैं, इसको देखना है। ठीक, अपवर्तक सतह किसे कहते हैं इसको देखते हैं। ठीक, अपवर्तक सतह के बारे में कहेंगे कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह क्या कहते हैं, अपवर्तक सतह। देखिए हम क्या अपवर्तक सतह किसे कहते हैं। यदि आप प्रकाश की किरण में हम ध्यान ले रहे हैं तो हम चित्र ऐसे बनाते होंगे, यहाँ पर कोई इधर प्रकाश की किरण आई और इधर मतलब चली गई। ठीक, यहाँ अभिलंब हो गया और यहाँ चली गई। ठीक, और यहाँ पर जो ये लाल रंग से बनाया गया है इस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है और इसी पर अपने मतलब अपवर्तन की क्रिया कर रही है। ठीक, इसे क्या कहेंगे, अपवर्तक सतह, यानी जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपवर्तक सतह। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तक सतह हो जाएगा। ठीक, यहीं पर इसलिए यह लिखा गया कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक, समझ गए। अपवर्तक सतह किसे कहते हैं, आपको बता दें कि जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक, समझ गए। तो चलिए देखते हैं अगला जो पद है, वो पद का नाम क्या है, आपतित किरण। देखिए इन सब के बारे में हम जो था पढ़ा चले उसमें हम बताए थे, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहता है कि आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए कि अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए जो ये किरण है, वो जो किरण आ रही है इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, यानी जो किरण आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। ठीक, यहाँ लिखा क्या लिखा, अपवर्तक सतह, यानी ये जो सतह है अपवर्तक सतह, इस पर जो किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक, और इसके बाद अगला पद है कि अपवर्तित किरण, यानी जो किरण इससे मतलब जाती है लौट कर। ठीक, क्या लिखा है, अपवर्तित किरण। अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपतित किरण यहाँ से क्रिया हुई और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ से ये लौटकर इधर चली गई। ठीक, लौटकर इधर चलेगा और ये जो किरण है जो यहाँ से लौट कर गई है इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक, और इसी के बारे में यहाँ लिखा गया कि अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक, समझ गए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से पूरा एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला लिखा गया है कि अपवर्तक सतह, इसके बारे में क्या लिखेंगे कि जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक, समझ गए। देखिए जो सतह जिस पर प्रकाश की किरण आती है और फिर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे ही कहते हैं अपवर्तक सतह। समझ गए। और उसके बाद अगला है कि आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, लिखेंगे कि अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण अपवर्तक सतह पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतित किरण। और यहाँ पर है अपवर्तित किरण। और यह जो किरण है यह किरण अपवर्तक सतह से जाने वाली किरण है। अपवर्तित किरण कौन सा है, अपवर्तक सतह से जाने वाली किरण क्या है, अपवर्तित किरण है। समझ गए। ठीक, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बारे में विस्तृत हम बताए थे अध्याय 1, यानी जो चैप्टर 1 था प्रकाश का अपवर्तन था, उसमें बहुत सारा पद के बारे में बताया गया है। वहाँ पर बहुत सारा पद क्या था, मुख्य अक्ष था, बहुत सारा था पद, वक्रता के अंदर बहुत सारा पद था। और वह वीडियो आप नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और उसका लिंक नीचे दिया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। अगला कहता है पार्श्विक विस्थापन। देखिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि पार्श्विक विस्थापन समझने में थोड़ा मतलब टेढ़ा लगता है, लेकिन आप इसे समझेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पे कहता है पार्श्विक विस्थापन। देखिए पार्श्विक विस्थापन समझना कोई बड़ा बात नहीं है, स्टेप इसको देखते हैं। ठीक, इसको क्या कर देखते हैं कि पार्श्विक विस्थापन में क्या लिखा गया है कि जब कांच की सतह जब कांच की सतह से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बनाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबा दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। देखिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, दिक्कत वाली बात नहीं, हम समझे हैं। ठीक, देखिए कहता है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, कहता है कि जब जैसे यहाँ पर कोई अववर्धक सतह है, जब कोई प्रकाश की किरण को यहाँ से भेजा जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण को यहाँ से भेजा जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर एक लंब होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर एक लंब होता है, और उसके बाद ही यह क्या होती है, ये अपने पथ से मूल जाती है, ये अपने पथ से क्या होती है, मूल जाती है। जैसे यहाँ देखिए ये पथ से इधर मूल गए। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तक सतह के बीच जो बनती है, जो मतलब जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। जैसे आप यहाँ से देख लिए, यदि आप इसको यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ देख लिए, इसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए ये जो होगा ये कांच का स्लैब ऐसा होगा, और उसके बाद ये प्रकाश की यहाँ आए होंगे, और यहाँ पर भी ऊपर होगा कोई अभिलंब, और उसके बाद यहाँ से भी इसका क्या होगा, अववर्तन होगा। जब यहाँ से अववर्तन होगा तो पार्श्विक विस्थापन कहता है कि क्या कहता है पार्श्विक विस्थापन कि यहाँ और यहाँ के बीच, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो होगी लंबवत दूरी, उसे क्या कहते हैं, उसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसे 2-3 बार समझाएंगे। ठीक, यहाँ पर 2-3 बार समझाते हैं आपको। देखिए पर क्या कहता है, इसको देखिए चित्र से समझाते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ये कांच की पट्टी है, ये क्या है, एक कोई कांच का स्लैब है, और उसके बाद क्या कहता है कि देखिए कांच का स्लैब है, इसका मतलब कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होगा, और ये जो बाहर कोई माध्यम है इसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगा। ठीक, ये अब इसे समझते हैं। देखिए क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर से एक आपतित किरण आ रही है, उसके बाद यहाँ से जब ये इस माध्यम में प्रवेश करेगी, देखिए ये जो माध्यम है ये है सघन माध्यम, यानी इससे प्रकाश की चाल कम है, और ये जो माध्यम है ये है विरल माध्यम, प्रकाश की चाल क्या है, ज़्यादा है। ठीक, देखिए ये क्या है, हवा है, और ये क्या है, अंदर कांच है। ठीक, इसका मतलब ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और ये क्या हुआ, ये अभिलंब पड़ गया। ठीक, और उसके बाद प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण ये इधर मुड़ गई। ठीक, जब ये इधर मुड़ी तो जो कांच का दूसरा सतह था उस पर जब जाएंगे तो वहाँ से भी प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्यों, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश जिस माध्यम में वो है सघन माध्यम, और जो बाहर जहाँ जाएगी हवा वो क्या है, वो कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। यहाँ पर प्रकाश की चाल ज़्यादा है। ठीक है, जब यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर भी एक अभिलंब होगा। ठीक, यहाँ पर ये अभिलंब होगा, और उसके बाद ये जब विरल माध्यम है तो यहाँ पर प्रकाश की किरण जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट गई। जब ये दूर हट गए तो क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण इधर चले गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको फिर से एक बार दिखेगा, ये जो लाल रंग का जो लाल रंग से लगा है ये प्रकाश की किरण है। और देखिए क्या होता है, जब ये मतलब देखिए ये प्रकाश की किरण इधर से आई, लेकिन इसको जाना था, सीधे जाना था, लेकिन क्या हुआ, ये अपवर्तन के कारण इधर मुड़ गया। ठीक, और उसके बाद जब ये इधर मुड़ी तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेन इसके बीच में जो दूरी है, यहाँ पर देखिए दूरी है, इन दूरी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक, देखिए आप मुझे ऐसा है कि आप समझ गए। देखिए इतना अच्छा से समझने के बाद जो आप नहीं समझते उसमें आपकी दिक्कत है, हमारा कोई दिक्कत नहीं करता है। तब पर हम आपको एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, यहाँ से हवा से आ रही है, और यहाँ क्या है, कांच है, और ये कांच हो गया सघन माध्यम, और ये जो हवा है ये हो गया विरल माध्यम। ठीक, ये प्रकाश की किरण आई। ठीक, ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, आई। ठीक, जब प्रकाश की किरण आएगी तो ये सघन माध्यम है, इसमें क्या होगा, ये जो देखिए यहाँ पर बाहर हल्ला हो रहा है, तो इसमें कोई आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, नहीं तो वीडियो को हम थोड़ा रोक देते हैं, उसके बाद चालू। देखिए इसको हम एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं, तो हम समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये जो पार्श्विक विस्थापन है, इस पर हम इतना ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर या मोस्ट नंबर देकर ही जाएगा, इसलिए आपको इससे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या होता है पार्श्विक विस्थापन में, देखिए प्रकाश की किरण जब आती है तो अपवर्तन के कारण अपनी दिशा मतलब दूसरी कर देती है। जब वो दिशा अपनी दूसरी करती है तो जब फिर जाती है तो वो अपनी दिशा बदल देती है, और जो पहले बार आपतित किरण होता है और जो अभी जो आपतित किरण मुड़कर बना, और उन दोनों के बीच जो दूरी होता है उसे ही कहते हैं क्या, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो आप ये समझ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर जो ये चित्र है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो हम इसे क्या करते हैं, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं,
यहाँ पर रहने दीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम ये चित्र को थोड़ा बड़ा कर देते। तो चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपको पोस्ट मानी पूछा जाएगा तो आपको पूछ देगा कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं और यह किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो वो अभी लिखना है। यहाँ पर नीचे लिख दिया कि यह किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक, यहाँ पर पहला यहाँ पर है बात, यह कांच स्लैब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, पता है कि ये होता है कि ये कांच का स्लैब, यानी ये जो कांच का स्लैब है, ये जितना मोटा होगा पार्श्विक विस्थापन उतना बड़ा होगा। ठीक, तो मतलब देखिए जितना बड़ा होगा उतना इसका पार्श्विक विस्थापन बड़ा होगा। ठीक, तो एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए। ये जो कांच है, ये कांच जितना मोटा होगा पार्श्विक विस्थापन उतना ही बड़ा होगा। ठीक, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं जो है अगला कारक है उसको देखने देते। इसको सिर्फ साफ कर देते तब आपको समझने में अच्छा होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला यहाँ पर कारक क्या दिया गया है, पता है कि यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती है। देखिए यहाँ पर कहता है कि यदि आपतन कोण बढ़ेगा, यानी यह जो आपतन कोण है, ये जो आई यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो आपतन कोण यदि बढ़ेगा तो ये पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ जाएगा। देखिए हम आपको अभी तक दो बताए, पहला कि यदि कांच का मोटाई बढ़ेगा तो यहाँ पर पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा, और दूसरा यदि आपतन कोण बढ़ेगा तो ये पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा। ठीक, समझ गए। तो चलिए देखते हैं अगला कहता है कि यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। कहता है कि यदि हम अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ जाएगा। ठीक, क्या कहता है, यदि हम अपवर्तनांक, यानी यहाँ पर जो इसका अपवर्तनांक है, अभी आप अपवर्तनांक के बारे में नहीं जानते हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक, ये क्या होता है कि जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ जाएगा। ठीक, अब अगला है यह तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती है, जो होता है तरंग दैर्घ्य के बारे में भी आप नहीं जानते होंगे तो आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक, अभी आप इतना याद रखिए कि यदि तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन घटेगा। देखिए जहाँ जब व्युत्क्रमानुपाती लिखा है उसका मतलब यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक, और जहाँ समानुपाती लिखा गया है इसका मतलब इसके साथ ही ये भी बढ़ेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। इस पर बहुत ज़्यादा समय दे दिए, तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो से लंबा होना है क्योंकि एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म होना कोई बात नहीं है। ठीक, और वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर अगला है टॉपिक कि मतलब 2-3 पॉइंट लिखा गया उसको देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा गया कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन या परिकीलन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, देखिए परिकीलन लिखा गया है, परिकीलन के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक, पहले परिकीलन के बारे में समझ लीजिए। देखिए परिकीलन के बारे में नहीं बताया गया। ठीक, हम आपको बताते हैं। ठीक, देखिए परिकीलन का मतलब क्या होता है, ये प्रकाश का परिकीलन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, देखिए इसका परिभाषा सुनिएगा कि जब प्रकाश की किरण के रास्ते में कोई एक कण पड़ जाता है, जब प्रकाश के रास्ते में, देखिए ये परिभाषा हम अपने मन से बोले तो इसमें कोई मतलब ज़्यादा इशू नहीं हो सकता। आप ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर समझने का बात है, परिभाषा तो आप कोई भी ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन मेन है समझने का। देखिए परिकीलन समझिए कि जब प्रकाश की किरण के पथ में कोई एक छोटा सा कण पड़ जाता है तो प्रकाश की किरण उस पर पड़कर अनेकों दिशा में फैल जाती है, जिसे प्रकाश का परिकीलन कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण के पथ में कोई एक कण पड़ जाता है तो प्रकाश की किरण उस कण पर पड़कर अनेकों दिशा में फैल जाती है, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकीलन कहते हैं। और इसके बारे में लिखा गया कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसका परिकीलन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, देखिए बात समझिए। देखिए जो रंग है उसका परिकीलन उसका तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसका विचलन जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, समझ गए। देखिए जैसे कि समझिए कि जो बैगनी रंग है इसका क्या होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है, इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों देखिए तो हल्ला हो रहा था तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए हम जो पढ़ा रहे थे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर टॉपिक एक आया था, यहाँ पर हम बताए थे परिकीलन के बारे में, हम आपको परिकीलन बता दिए थे। ठीक, और यहाँ पर देखो 2 टॉपिक आया था उसके बारे में बताए थे कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। विचलन या परिकीलन, देखिए परिकीलन को विचलन कहते हैं। ठीक, परिकीलन मतलब फैलना, यानी विचलना, कितना हुआ विचलन करता है। ठीक, यहाँ पर लिखा है कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसका जो परिकीलन होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, और जो बैगनी रंग है इसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, इसलिए इसका परिकीलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, यहाँ लिख दिया गया है कि बैगनी रंग का जो है
विचलन सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग सबसे कम होता है। और जो लाल रंग है इसका जो विचलन होता है ये सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंग होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और उसके बाद लिखा गया यहाँ पर लिखा गया कि बैंगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, यहाँ पर हमको बता देते इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उसके बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देकर पढ़िएगा। ठीक, यहाँ अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, देखिए अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, हम अपवर्तनांक को इस प्रकार लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या आ जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। यानी आप लिख सकते हैं कि 3×10⁸ बटे उस माध्यम में जितना प्रकाश की चाल होगा। ठीक, यदि आप इन दोनों को भाग दे देंगे तो हमारा अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक, वही यहाँ पर लिखा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अब एक बार फिर से देख लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी और एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। यदि उन दोनों को भाग दे देंगे यानी अनुपात निकालेंगे तो जो आएगा उसे कहेंगे अपवर्तनांक। ठीक, देखिए अब अपवर्तन के बारे में 2-3 पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक, अपवर्तनांक के बारे में पॉइंट क्या लिखा गया है कि अपवर्तनांक 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक, अपवर्तनांक जो है ये कभी 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, निर्वात का अपवर्तनांक किससे सबसे कम होता है क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल जितना होता है उतना हम मतलब नीचे धरेंगे। जैसे कि यहाँ पर यदि निर्वात का निकालना हो तो हम इतना धरेंगे और यदि इन दोनों को भाग देंगे तो आएगा 1। इसलिए जो 1 है ये सबसे कम होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अब अगला है कि जो अपवर्तनांक है इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अपवर्तनांक है इसका कोई मात्रक नहीं होता। यानी अपवर्तनांक जो है ये मात्रकहीन राशि है। क्योंकि देखिए यदि यहाँ पर कोई मात्रक होगा और यहाँ पर कोई मात्रक तो ये दोनों कट जाएगा, इसलिए कोई मात्रक ही नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर आप इसे याद कर लीजिएगा ये अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, समझ गए, तो आप इसे यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट था ये इंपॉर्टेंट है। पहला था कि अपवर्तनांक 1 से कम नहीं हो सकता, दूसरा कि निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम यानी 1 होता है। ठीक, और जो अपवर्तनांक का परिभाषा था ये भी आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, ये क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होगा और जो माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब दिया गया उसको अगर भाग दे देंगे तो हमारा जो आएगा वो हो जाएगा अपवर्तनांक। ठीक, यहाँ देखिए 3-4 अपवर्तनांक दिख जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी किताब में बहुत सारा अपवर्तनांक लिखा गया है। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट था वो हम ले आए थे। यहाँ पर पहला है कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, हवा का अपवर्तनांक होता है 1। क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ यदि उन दोनों को बढ़ा देंगे तो आएगा 1। ठीक, जो पानी है उसका कितना होता है 1.33। आप इन सबको याद कर लीजिए। पानी कितना होता है 1.33। ठीक, और उसके बाद किरासन तेल जो है उसका होता है 1.44। अल्कोहल का 1.36। ठीक, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला है बर्फ़ पे यहाँ गलती लिखा गया। बर्फ़ का कितना होता है 1.3। हीरा का कितना होता है 2.42। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है उसको हम एक बार फिर से बता देते हैं। हीरा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीरा का अपवर्तनांक क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है तो वो हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है 2.42 है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगला है पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हवा इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कम चल जाएगा। ठीक, पहला हवा का कितना होता है 1 होता है, पानी का 1.33 और उसके बाद जो है हीरा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2.42। ठीक, तो आप इन 3-4 को देख लीजिएगा, इस हिसाब के एग्जाम कम नहीं कर बन जाएगा। ठीक, और जो अपवर्तनांक था यहाँ पर हमारे अपवर्तनांक का टॉपिक खत्म होता है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक, यहाँ पर जिस टॉपिक को खत्म कर देते हैं और उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। ऐसे अपवर्तनांक का प्रकार है आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक, कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं देखिए कहता है कि 2 माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी जो 2 माध्यम में अपवर्तनांक होता है यदि हम उन दोनों का भाग दे दें यानी उन दोनों का यदि अनुपात निकालेंगे जो अनुपात आएगा वो हो जाएगा क्या आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए कि 2 माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है यानी देखिए अब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है इनको समझिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब जो अपवर्तनांक हम यहाँ पर निकालेंगे ठीक उसे ही बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, यदि हम 2 माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाए आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा गया अगला कि माध्यम 1 एवं माध्यम 2 का
अपवर्तनांक जो है n1 तथा n2 है, ठीक। और उसके बाद माध्यम 2 का यदि हम माध्यम एक के सापेक्ष देखिए एक बार फिर समझिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म आता है ये बहुत ज़्यादा मतलब टेढ़ा टर्म है, ठीक। तो आप इसे एक बार फिर से समझने का प्रयास किया, ठीक। यहाँ पर क्या कहता है कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है, ठीक। और यदि हमें माध्यम 2 का यानी माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष हमें आपेक्षिक अपवर्तनांक चाहिए तो हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे n21 यानी n21 लिख के हम क्या करेंगे n2 बटे n1 कर लेंगे, यानी जो n2 है यानी जो हमारा दूसरा में मतलब दूसरा माध्यम है जो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है, जो पहला माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक है, उन दोनों को भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा निकल जाएगा क्या दूसरा माध्यम का पहला के सापेक्ष क्या निकल जाएगा, पहला के सापेक्ष निकल जाएगा क्या आपेक्षिक अपवर्तनांक निकल जाएगा, ठीक। और इसी तरह आप पहला का दूसरा के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे n1 को ऊपर धर देंगे और हम n2 को नीचे धर देंगे, ठीक। ठीक। और यहाँ पर अगला टॉपिक आता है, देखिए n2 बराबर क्या होता है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे होंगे तो यहाँ पर ये क्या है जो ये ऊपर लिखा गया, ये है प्रकाश की चाल, नहीं सॉरी निर्वात में प्रकाश की चाल, और हम नीचे लगते हैं, ठीक। और यही वही काम यहाँ पर किए, ये ऊपर जो है ये C जो है ये C है निर्वात में प्रकाश की चाल, और जो C2 है ये C2 क्या है दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। और यदि इन दोनों को भाग दे देंगे और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये जो C है ये C है जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये जो C1 है एक बार हम इसे जूम करते, जो ये C1 है ये C1 क्या है, इसे जूम करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है कि ये जो यहाँ पर आप इसे जूम करके बाद अच्छा समझने का प्रयास देखिए, हम बताते हैं कि n21 बराबर क्या करेंगे n2 को ऊपर धर देंगे यानी n2 बटे n1 कर देंगे। अब यहाँ पर n2 को हम क्या लिख सकते हैं, n2 मतलब क्या होता है अपवर्तनांक, ठीक। n2 मतलब क्या करेंगे, देखिए n2 बराबर हम लिख सकते हैं क्या निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी हम निर्वात में प्रकाश की चाल को C से सूचित कर देते हैं और नीचे क्या आ जाएगा C2 मतलब क्या हुआ कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी n2 जो माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल कितनी है उसको हम नीचे धरेंगे, ठीक। उसको हम यहाँ पर धर दें, ठीक। और यही काम हम क्या किए, यही काम हम किए n1 में क्या किए C को ऊपर धर दिया और C1 को हम नीचे धर, ठीक। और यदि हम ये दोनों काम किए उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद क्या हुआ, देखिए C1 देखिए हम क्या किए C/C2, ठीक। और बटा C/C1 के, ठीक। और यहाँ पर C2 C1 क्या आपको बता दें, देखिए C2 जो है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये C1 क्या है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। यदि हम इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो ये C से C जाएगा काट, तो हमारा क्या बचेगा, तो बचेगा C1 बटे C2, इस तरह भी हम इसे निकाल सकते हैं। यदि हमारे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला का निकालना हुआ अपेक्षिक अपवर्तनांक तो हम पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल यदि करेंगे तो हमारा इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो ये कैसे आए आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम पास समझ रहे हैं कि आप समझ गए, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो उससे बढ़ते हैं अगला टॉपिक क्या कहता है उसको देख लेते, ठीक। अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अपवर्तन के नियम। अब देखिए यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है अपवर्तन का नियम, यानी इसका क्या क्या नियम है, ठीक। यहाँ पर पहला नियम क्या कहता है, नहीं इससे पहले आप ये समझ लिए कि अपवर्तन का कितना नियम होता है। अपवर्तन का भी 2 नियम होता है और परावर्तन का भी 2 नियम होता है, ठीक। अब इन दोनों नियम को देखते हैं, ठीक। यहाँ पर पहला नियम क्या कहता है, ठीक। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण जो है और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है और जो अपवर्तित किरण होती है ये तीनों जो होता है एक ही तल में होता है, ठीक। एक बार फिर समझिए इसको, हम चित्र से बता रहे हैं, ठीक। देखिए ये जो तल है, ठीक। और ये जो आपतित किरण आती है, ये जो आपतित किरण आ रही है, ठीक। और ये जो यहाँ पर अभिलंब डाला जाता है, ये जो तीनों जो है ये एक ही तल में होता है, ये जो तीनों है ये एक ही तल में होता है, ठीक। ये देखिए एक ही तल मतलब एक ही समतल में होता है, ठीक। यानी ये कोई दूसरा तल में नहीं रहता, ठीक। क्या देखिए एक होता है क्या, एक होता है अपवर्तक सतह और दूसरा होता है आपतित किरण और तीसरा अभिलंब होता है। ये तीनों जो है ये तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, आपतित किरण जो होता है और जो आपतन बिंदु पर लंब डरा जाता है और जो होता है अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होता है, ठीक। अब चलिए देखते हैं दूसरा नियम कहता है कि किसी खास रंग के प्रकाश के लिए कहता है कि कोई खास रंग है उसके लिए आपतन कोण की ज्या होगा। अब देखिए ज्या मतलब क्या होता है, देखिए ज्या मतलब होता है साइन। अब इसे आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, इसके बारे में पढ़े होंगे गणित में, ठीक। अब वही यहाँ पर कहता है कि जो आपतन कोण का ज्या होता है और जो अपवर्तन कोण का ज्या होता है यदि इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये दोनों हो जाएगा क्या, एक नियतांक हो जाएगा, ठीक। एक बार फिर से समझिए, देखिए जो होगा आपतन कोण का ज्या यानी जो साइन आई होगा
और जो sin r होगा यदि इन दोनों का अनुपात करेंगे तो ये हो जाएगा एक नियतांक होगा। क्या होगा? एक नियतांक, यानी एक कोफिशिएंट होगा, ठीक, एक नियतांक होगा, ठीक। फिर से एक बार समझिए, देखिए क्या होता है, इसमें नियम जरा कोई बड़ा नहीं है, ठीक। कहता है कि आपतन कोण का जो जया होगा, यानी आपतन कोण का यानी जो sin i होगा और जो sin r होगा, यदि इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये एक नियतांक। देखिए नियतांक मतलब क्या होता है, ये कभी बदलता नहीं है। नियतांक मतलब ये कोफिशिएंट यानी ये सेम ही आता है, ठीक। यही कहता है इसका दूसरा नियम, और इसे ही कहते हैं स्नेल का नियम। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। किससे? ये जो दूसरा नियम है sin i बटे sin r बराबर जो एक नियतांक होता है, इसे ही कहते हैं स्नेल का नियम, ठीक। समझिए। देखिए इसके बारे में आगे भी लिखा गया होगा, आगे नहीं लिखा है, देखिए एक बार फिर यहीं पर ये नियम खत्म होता है। लेकिन नियम कोई बड़ा नहीं। देखिए यहाँ पर जो पहला नियम था इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है आपको। जो दूसरा नियम है इसका एक बार फिर से आप इसे याद रख लीजिए कि sin i यानी आपतन कोण का जो जया होगा और sin r यानी अपवर्तन कोण का जया होगा, ये दोनों को यदि अनुपात करेंगे तो ये बन जाएगा एक नियतांक, यानी ये दोनों मिलाकर क्या होगा? एक नियतांक होगा, ठीक। समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? ये जो अपवर्तन है, जो प्रकाश का अपवर्तन इतना देर से पढ़ रहे हैं, देखिए इसका हमारे जीवन में यानी हमारा जो दैनिक जीवन है इसमें क्या उपयोग है, इसको देखते हैं। यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। पहला उपयोग कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक। यहाँ पर वही लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में, ये विरल लिखा है, कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक। और जो हमारा दूसरा उपयोग है वो कहता है कि जब प्रकाश की किरण कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चल जाती है, ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों हम पहले समझा चुके, इसमें कोई हमें समझाने का बात नहीं है। अब यहाँ पर तीसरा कहता है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पलती है तो वह बिना मूल्य चल जाते, ठीक। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। यहाँ कहता है कि जब प्रकाश की किरण जो है, ये प्रकाश की किरण एक ऐसी, देखिए यहाँ पर क्या है, ये है अपवर्तक सतह, ठीक। जब कहता है जब प्रकाश की किरण लंबवत पलती है तो ये क्या करती है, तो ये बिना मतलब अपवर्तन हो, ये सीधे इसी पथ पर लौट जाती है, ठीक। जब ये प्रकाश की किरण को फिर समझिए, जब ये प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह पर लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर पड़ती है तो यह जिस पथ पर आती है उसी पथ पर पुनः लौट कर चल जाते हैं, यानी जो हमारा बीच को कोण होता है वो होता है 0 डिग्री, यानी ये जो बीच का कोण होता है, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का जो कोण होता है वो होता है 0 डिग्री, ठीक। तो अब से समझिए, यहाँ पर यही लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पलती है तो वह बिना मोड़े अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है, ठीक। यही लिखा गया सीधे निकल जाती है। क्यों? हमें लगता है यहाँ पर गलती बता दी, लेकिन अब सीधे मतलब इसी माध्यम में नहीं लौटेगी नहीं, क्योंकि हाँ देखिए ये क्या होता है, ये परावर्तन में होता है, लेकिन अपवर्तन में इसका उल्टा होता है। अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में ये नहीं होता। अपवर्तन में जब ये प्रकाश किरण आती है तो देखिए तो ये सीधा इसी तरह लौट जाती है, मतलब ये देखिए यहाँ पर फिर से समझने का प्रयास कीजिए, हम गलती बता दिए इससे लगता है। देखिए आप लोग फिर से समझने का प्रयास कीजिए, देखिए हमें यहाँ पर परावर्तन बताइए आता है। अब अपवर्तन में दूसरा नियम लगता है। अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में जैसे ये समझिए, जैसे ये क्या है, जैसे ये अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह है। जब यहाँ पर प्रकाश की किरण आती है, जब ये देख लीजिए, ये समझिए ये प्रकाश की किरण है, जब ये 90 डिग्री के कोण पर आ रही है, जब ये 90 डिग्री के कोण पर आती है तो देखिए यदि यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है तो इसको अपने पथ पर न जाकर दूसरे पथ पर जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब यह 90 डिग्री के अंश पर आती है तो यह इसी मतलब बिना अपने मार्ग को चेंज किए हुए सीधा निकल जाती है। यह मार्ग को नहीं चेंज करती, क्योंकि यह 90 डिग्री के कोण पर आती है, इसलिए मार्ग को नहीं चेंज करती, ठीक। और इसके पहले जो हम बताए थे वो था परावर्तन के लिए, ठीक। यदि परावर्तन में ऐसा होता है तो वो सीधे निकल जाएगा, ठीक। और अपवर्तन में क्या होता है, मतलब आएगी तो ये सीधे लौट जाएगा, सीधा मतलब निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पर कोई अपवर्तन नहीं होगा, ठीक। समझ गए? तो यह नियम जो था यही कहता था कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पर, देखिए ये जो कहता है कि दो माध्यम को अलग करने वाली सतह यही है, ये जो है ये लाल रंग, ये जो यहाँ पर रंग दिए, ये क्या है, ये दो माध्यम को अलग करने वाली सतह है, ठीक। समझ गए? तो यदि उस पर लंबवत पलती है तो वह बिना मोड़े सीधे निकल जाती है, ठीक। समझिए? तो है हमारा 3-4 था, तो अब इसे समझ लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या प्रकाश की किरण का दैनिक जीवन में उपयोग, देखिए यहाँ उपयोग क्या होता है। देखिए उपयोग के बारे में हम एक चित्र लाए थे, चित्र शायद होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर चित्र में देखें क्या होता है। देखिए हमारे यदि आप दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर हम इसे चयन करते हैं। यहाँ पर होता है क्या, देखिए यदि कोई गिलास है, ठीक, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक। इसमें यदि कोई यहाँ पर सिक्का है, यहाँ पर कोई सिक्का है
तो ये सिक्का क्या होता है, यदि आप बाहर से इसे देखिएगा तो ये क्या होता है, इस सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक। इसका उपयोग है, ठीक है। और इसका दूसरा उपयोग आप देख सकते हैं, जैसे कोई गिलास है उसी में पानी भरा हुआ, और यदि आप इसमें कलम रखेंगे, यदि आप इसमें क्या करेंगे, इसमें यदि आप कलम रखेंगे तो ये कलम क्या होता है, ये मतलब टेढ़ा मतलब दिखता है, नहीं ये सीधा नहीं दिखकर टेढ़ा दिखता है, ठीक। और ये हमारा दूसरा उपयोग, तीसरा उपयोग क्या है, जैसे आप कोई तालाब देख सकते हैं, ठीक। तालाब में क्या होता है, तालाब में यदि कोई मछली है, वो मछली दिख रहा है तो वो मछली जो होता है, वो मछली जहाँ पर एग्जैक्ट है उसी में थोड़ा क्या होता है, थोड़ा ऊपर दिखता है, ठीक। और यही जो होता है, यही उदाहरण हमें मतलब दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। यही देखिए, इन सब का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। या फिर एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जो ग्लास में सिक्का रखे थे वह थोड़ी उठी हुई प्रतीत हो रही है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, अब उत्तर दे सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। और यही हमारा दूसरा में था कि मतलब जो है, जो मतलब कलम है, यदि उसे हम डाल देंगे पानी में तो वह टेढ़ी प्रतीत होता है, क्योंकि वो वहाँ पर जो प्रकाश का अपवर्तन काम करता है। तो इसलिए अगला क्या है, अगला है कि मतलब तालाब में मछली जो है वो मतलब उठी हुई प्रतीत होती है, ठीक। उसका कारण क्या है, उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। और यही अपना तीन चार उदाहरण आप किताब में ही पढ़ सकते हैं, ठीक। अब देखिए, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है प्रिज्म। अगला टॉपिक क्या है, प्रिज्म। और यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रिज्म। प्रिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नया टॉपिक का नाम क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में देखेंगे। प्रिज्म क्या होता है इसके देखते हैं। इसका सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कहता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म का। देखिए यहाँ पर सिंपल बात है, कहता कि कोई भी कोण हो उस पर कोई दो मतलब समतल पृष्ठ को मतलब समतल पृष्ठ को घेर दीजिए, जो वहाँ पर बनेगा उसी को क्या कहते हैं, प्रिज्म। देखिए आप यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर चित्र आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर चित्र यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर मिट गया। अब इसको यहाँ पर जो ये लाइन है इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रुक जाइए 2 मिनट, ये लाइन मिट गया। देखिए यहाँ पर प्रिज्म है पर ये प्रिज्म क्या है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देखिए कोई कोण पर झुक गया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो मतलब समतल सतह है। ये देखिए एक समतल सतह उधर है और एक समतल सतह इधर है, ठीक। इन दोनों समतल सतह को यदि मतलब कोई कोण पर झुका दिया गया तो उसे कहते हैं प्रिज्म, ठीक। यहाँ पर इसका आप चित्र देख लीजिए, ठीक। इसका आप चित्र देख सकते हैं, देखिए ये आपको मिल भी जाएगा, ठीक। इसका आप चित्र देख लीजिए, ठीक। तो ये हो गया प्रिज्म, ठीक। अब देखिए प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में होता है कहता है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फटकों से होता है उसे कहते हैं प्रिज्म का अपवर्तन सतह। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर जो प्रकाश पड़ रहा है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखिए जिस पर प्रकाश पड़ता है उसे कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, ठीक। समझ गया। अब देखिए अगला कहता है कि अपवर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं अपवर्तक कोण, ठीक। या कहते हैं प्रिज्म का कोण। देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो आप कोण देख रहे हैं, ये कोण क्या है, ये कोण है प्रिज्म का कोण। ये कौन सा कोण है, प्रिज्म का कोण, ठीक। आप इसे देख लीजिए, ठीक। अब अगला कहता है कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं विचलन कोण। आपतित किरण और जो निकलने वाला कोण होता है उसके बीच जो होता है कोण बनता है, देखिए आने वाला किरण और जो जाने वाला किरण होता है उसके बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं विचरण का कोण, ठीक। समझ गए। तो चलिए देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर प्रिज्म के बारे में कुछ टॉपिक है, उससे हम देख लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक के बारे में जल्द बढ़ जाएंगे। अगला कहता है कि अपवर्तक कोण अधिक होने पर, देखिए यदि अपवर्तक कोण, देखिए अपवर्तक कोण किसे कहते हैं, जो मतलब अपवर्तन किरण और जो अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं अपवर्तक कोण। कहता है कि यदि अपवर्तक कोण ज़्यादा हो जाएगा तो जो विचलन कोण है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप इसे बोल सकते हैं कि जो अपवर्तक कोण है वो समानुपाती होता है किसके, विचलन कोण के होता है समानुपाती, ठीक। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर 3-4 पॉइंट था, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पर मेन है प्रिज्म का परिभाषा। प्रिज्म का परिभाषा आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसा हमें आशा है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, लेंस, ठीक। लेंस। अब यहाँ पर आप प्रिज्म के बारे में समझ गए होंगे। अब अगला क्या है टॉपिक, लेंस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लेंस टॉपिक की तरफ। लेंस टॉपिक क्या कहता है, अब इसको देखिए। लेंस में सबसे पहले देखें, यदि आपको लेंस के बारे में बेहतर समझना तो हम लेंस के बारे में एक परफेक्ट वीडियो बना दिए हैं, और आप वह वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया, ठीक। देखिए यह वीडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारा वीडियो का लिंक दिया गया, ठीक। वह लिंक कौन जाएगा, वह लिंक होगा इन चैप्टर, यानी यह जो अपवर्तन वाला चैप्टर है उनमें जो टर्म का प्रयोग होगा उन सब के बारे में यदि हम विस्तृत मतलब बड़ा वीडियो बनाएंगे
तो उसका लिंक हम नीचे दे दिएंगे, ठीक। अब वो आप भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको यह चैप्टर बेहतर समझ में आएगा, ठीक। यहाँ पर हम लेंस के बारे में थोड़ा मोड़ा बता देंगे, लेकिन आपको विस्तार से समझना होगा तो आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला, इसी में देखते हैं यहाँ बड़ा मतलब यह बड़ा जो लेंस का टॉपिक है इसको देखते हैं। लेंस में क्या लिखेंगे, कलम का साइज थोड़ा मतलब ठीक कर लेते हैं। लेंस में लिखेंगे कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा हो, ठीक। यहाँ पर देखें पर सिंपल 2 लाइन का परिभाषा दी है। आप यह याद कर लीजिए कि जो 2 निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा हो, ठीक। क्या आप याद करिएगा कि जो 2 निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा हो, ठीक। आप याद कर लीजिए कि जो 2 निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा हो, ठीक, उसे कहते हैं लेंस, ठीक। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा हो, ठीक। देखिए इसका चित्र भी आप इसे देखना चाहते हैं, देख लीजिए। देखिए ये हो गया लेंस। लेंस में क्या होगा, ये 2 है पारदर्शक पदार्थ है, और ये और यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर जो पारदर्शक पदार्थ है ये मतलब कोई भी मतलब आकृति पर झुक जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एक मतलब कंडीशन है कि ये जो 2 पदार्थ है ये पारदर्शक मतलब इस पास उस पर किरण निकल जाना चाहिए, ठीक। यही है पारदर्शक, ठीक। और यहाँ पर ये मतलब इसका प्रकार है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। यानी उत्तल लेंस है, ठीक। इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक। यहाँ पर क्या आप देख रहे लेंस का परिभाषा समझिए, ठीक। कहता है कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा हो, ठीक, उसे कहते हैं लेंस, ठीक। तो इसे देखते हैं अगला। लेंस कहता है 2 प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का होता है, 2 होता है। देखिए इसके बारे में यदि आपको विस्तार समझना होगा तो आप वह वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं हम बताएंगे क्योंकि ये चैप्टर में आता है तो इसको हम बताएंगे, ठीक। लेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और जो अवतल लेंस है उसको कहते हैं कॉनकेव लेंस कहते हैं, ठीक। और तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बारे में देखते हैं। देखिए उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस में लिखेंगे कि जो उत्तल लेंस जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जो उत्तल लेंस है ये बीच में होता है मोटा, ठीक। और जो बाकी का भाग होता है वहाँ होता है क्या होता है, पतला होता है, ठीक। एक बार फिर से इसको देखिए कि उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है तथा लेंस के मध्य की अपेक्षा किनारों का भाग अधिक मोटा होता है, ठीक। देखिए मतलब इसको हटा दीजिए, यहाँ पर आपको ये जो आगे वाला लाइन है इसको परेशान करेगा, ठीक। या सीधा धर लीजिए कि उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा मध्य वाला भाग मोटा होता है, ठीक। अब इसको देखिए जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। नहीं देखिए ये हो गया उत्तल लेंस, देखिए ये हो गया इसका किनारा वाला भाग और ये हो गया इसका किनारा वाला भाग। इसके अपेक्षा देखिए बीच में ये बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक। कौन सा लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक। ये बीच में ज़्यादा मोटा हो गया, ठीक। समझ गए। तो चलिए ये देखते हैं अगला, यानी अवतल लेंस के बारे में देखते थे। अवतल लेंस में देखेंगे कि अवतल लेंस के बारे में अगला क्या लिखा गया है। अवतल लेंस के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, इसके बारे में अगला साइड में लिखा गया, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले इसको देख लिए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं कि उत्तल लेंस में क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, ठीक। ये हो गया उत्तल लेंस। और जो अवतल लेंस होता है उसमें मतलब किनारा में होता है मोटा और बीच में होता है पतला, से यदि आपको उत्तल लेंस याद होगा तो अवतल लेंस याद होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका खुदा उल्टा होता है तो आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है उसे भी पढ़ लेते हैं। ताकि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह को क्या कहते हैं, लेंस की घेरने वाली गोलीय सतह केंद्र कोम लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ गलती से लिखा जाता है कुछ भी, तो उसे देखा अगला कहता है उत्तल लेंस का प्रकार देखते हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस के बारे में देख लिया। उत्तल लेंस के बारे में फिर से देख लीजिएगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रकार क्या होता है, उत्तल लेंस का 3 प्रकार होता है, सॉरी 4 बोल दिए। उत्तल लेंस का 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार में पहला है उभयोत्तल, पहला क्या है उभयोत्तल। दूसरा कहता है समत्रोत्तल, दूसरा क्या है समत्रोत्तल। और जो तीसरा है अवतरोत्तल, तीसरा क्या है अवतरोत्तल। देखिए इन सब के बारे में विस्तार से बताएं, वो जो वीडियो होगा ना उसके बारे में अलग से देखिए यह जो वीडियो है यह मतलब एक चैप्टर के अंदर आता है यह टॉपिक, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं बता सकते। लेकिन यदि हम अलग से इसके बारे में बताएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बता दें, तो आप वह वीडियो जाकर देख लीजिए। लेकिन इसमें बता दें कि उभयोत्तल में क्या होता है। उभयोत्तल लेंस उसे कहते हैं जिसमें मतलब दोनों भाग जो होता है, दोनों भाग बनता है किससे, उत्तर से बनता है। देखिए जिसमें दोनों तरफ जो होता है उत्तर होता है, और लेकिन जो समतलोत्तल देखिए यहाँ पर बताते देखिए उभयोत्तल होता है, उभयोत्तल ऐसा आता है, उभयोत्तल के साथ इसका ऐसा आता है। इसका जो दोनों भाग होता है, इसका दोनों भाग होता है उत्तर, इसका दोनों भाग के साथ होता है उत्तर। और लेकिन जो समतलोत्तल है, समतलोत्तल में क्या होता है, इसका एक भाग होता है समतल और दूसरा भाग के साथ है उत्तर। देखिए ऐसा समझिए कि ऐसा होता है, ठीक। ऐसा होता है समतलोत्तल। देखिए ये जो वाला भाग है ये है समतल और ये जो भाग है ये है उत्तल है, ठीक। समझ गए, ठीक। देखिए समतलोत्तल यदि आप इसका विच्छेद करेंगे तो आप इसका देख सकते हैं। इसका विच्छेद करने से बनेगा समतलोत्तल यानी समतल जोड़ उत्तर, यानी एक भाग होगा समतल और एक भाग होगा उत्तर, देख समझ गए। और यहाँ पर अगला है अवतरोत्तल। अवतरोत्तल में क्या होता है, एक भाग होगा अवतल और दूसरा भाग क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक। एक भाग होगा अवतल और दूसरा भाग क्या होगा, उत्तर, ठीक। इसके बारे में आप से देख सकते हैं।
इसके बारे में अब देखिए यहाँ पर चित्र बनाने में मतलब ऐसे ऐसे आप चित्र बना सकते हैं। ऐसे ये जो भाग ये है अवतल और ये भाग कैसा, ये भाग है उत्तल। ठीक, यहाँ लिखा गया है कि जिसका एक तल हो उत्तल और दूसरा तल क्या हो अवतल हो। ठीक, समझ गया। देखिए एक बार हम फिर से समझाते हैं। देखिए यदि आप मतलब जो वर्ड है उसका तोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उभयोत्तल। उभयोत्तल मतलब उभ है, उभ मतलब दोनों, उभयत्तल यानी दोनों भाग क्या हो उत्तल, और जो समतलोत्तल इसका एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल। समतलोत्तल ये समतल जोड़ उत्तल। अब अगला कहता है अवतलोत्तल, एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल। ठीक, समझ गए। चलिए देखते हैं उत्तर लेंस के बारे में विस्तार से देखेंगे। उत्तर लेंस के बारे में विस्तार से बता दिया। और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो वीडियो में तो अपने जरूर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप यदि आप बताएंगे तो हम यदि आप वहाँ दिक्कत नहीं बताएंगे तो हम उस दिक्कत को कैसे दूर करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के बाद लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत आपको लग रहा है कि इसे बनाने में थोड़ी दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। फिर अब देखते हैं अवतल लेंस के बारे में। देखिए अवतल लेंस को हम सबसे पहले समझाते हैं। देखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है अवतल लेंस। क्या लिखा गया है? अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस में क्या होता है, इसके परिभाषा में लिखेंगे कि लेंस का वह प्रकार जिसमें मतलब परिभाषा किसी तरह से बना सकते हैं। देखिए जैसे कि हम बनाते हैं अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसमें मतलब किनारों का भाग मोटा है और बीच का भाग पतला है। ठीक, जैसे यहाँ पर आप ऐसे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर जो किनारा का भाग है यह मोटा और ये जो बीच का भाग है यह पतला। ठीक, आप इसमें लिख सकते हैं कि वह लेंस जिसमें मतलब बीच का भाग पतला है और जो किनारों का भाग है वह मोटा है। ठीक, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कि लेंस का वह प्रकार जिसमें मतलब किनारों की अपेक्षा बीच का भाग पतला है तो उसे हम कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। बहुत प्रकार से परिभाषा देख सकते हैं। देखिए यदि आप एक बार समझ जाएंगे तो वो आपको परिभाषा देने में कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा आप अनेकों प्रकार से देख सकते हैं। ठीक, समझ गए। अब चलिए देखते हैं अवतल लेंस का प्रकार। ठीक, अवतल लेंस का एक बार हम चित्र बनाते हैं। देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा, ऐसे इसका चित्र बनेगा। ठीक, इसका चित्र इस तरह बनेगा। ठीक, समझ गए। देखिए नहीं तो इसका हम चित्र लाए भी हैं। ठीक, यहाँ पर इसका चित्र देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए चित्र, ये है अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। ठीक, ये जो प्रकाश ये मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक, इसके बारे में प्रकाश कैसे इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक, यहाँ पर आप सीधा इसका चित्र देखिए, चित्र कैसे बना है। ये क्या है, ये है अवतल लेंस। क्या है अवतल। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किनारा का भाग मोटा है और बीच का भाग क्या है पतला है। और जो उत्तल लेंस उसमें क्या है, उसमें मतलब किनारा का भाग पतला है और बीच का भाग कैसा है, मोटा। ठीक, तो समझ गए। अच्छा अब देखते हैं अवतल लेंस का प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार में क्या देखेंगे, अवतल लेंस के प्रकार में क्या है, अवतल लेंस का भी 3 प्रकार होता है। वही प्रकार होता है हम देख सकते हैं उभयत्तल। उभयत्तल मतलब दोनों भाग क्या होगा अवतल, दोनों भाग क्या होगा अवतल। ठीक, इसका अच्छे से बना देते हैं। दोनों भाग क्या हो जाएगा अवतल। ये हो गया उभयत्तल, इसका मतलब दोनों भाग अवतल हो जाएगा। उभयत्तल में क्या होता है, दोनों भाग हो जाएगा अवतल। उसके बाद अगला है कि समतलावत्तल। समतलावत्तल में क्या होता है, एक भाग होगा समतल और दूसरा भाग अवतल। इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक भाग हो जाएगा समतल। ठीक, एक भाग हो जाएगा समतल। देखिए इसका चित्र बनने में दिक्कत हो रहा है, बनाते हैं। ठीक, देखिए इसका एक भाग हो जाएगा समतल। ठीक, ये भाग क्या है समतल और ये भाग क्या है उत्तल है। ठीक, नहीं सॉरी अवतल है। ठीक, देखिए आप यदि वर्ड को तोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए समतलावत्तल, समतल जो अवतल। ठीक, एक भाग होगा समतल और दूसरा भाग कैसा होगा अवतल होगा। ठीक, समझ गए। अब देखिए उत्तलावत्तल। उत्तलावत्तल में क्या होता है, एक भाग होगा उत्तल और दूसरा भाग कैसा होगा अवतल है। एक भाग कैसा होगा उत्तल और दूसरा भाग कैसा होगा अवतल। ठीक, समझ गए। देखिए एक भाग क्या है उत्तल, दूसरा भाग कैसा है अवतल है। ठीक, समझ गया। इसका आप चित्र बना लीजिएगा, ये आपको होमवर्क में दे देते हैं। उत्तरावतल में क्या होता है, एक भाग उत्तल दूसरा भाग क्या होता है अवतल। ठीक, देखिए इन सभी का वर्ड से पहचानने का ट्रिक है। देखिए उत्तरावतल में एक भाग उत्तल और दूसरा भाग अवतल। ठीक, अगला है समतलावतल, एक भाग समतल दूसरा भाग अवतल। ठीक, अगला है उभयत्तल। उभय मतलब दोनों भाग हो जाएगा अवतल। अगला है कि देखिए अगला यहाँ पर है मतलब यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रकार आप पीछे देखिए कहता है कि उभयोत्तल मतलब दोनों भाग हो जाएगा उत्तल। ठीक, अगला समतलोत्तल, एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल। ठीक, देखिए वर्ड से हम तोड़ते हैं। ठीक, अगला यहाँ पर अवतलोत्तल, एक भाग अवतल दूसरा भाग उत्तल। ठीक, अब और यहीं पर हमारी लेंस वाला टॉपिक खत्म होता है। ठीक, अगला क्या आता है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा इन सब पर ध्यान दीजिए। आपका यह काम है, आप कर दीजिएगा, हम इसको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगला कहता है देखिए अगला यहाँ पर कोई मतलब थोड़ा मतलब टॉपिक मतलब थोड़ा मतलब यहाँ पर क्या है तो हम इसको समझने का प्रयास करें। देखिए वक्रता के अंदर मुख्य अक्ष, इसके बारे में हम पहला क्षेत्र में समझा देते हैं, इसमें समझाते हैं ताकि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। कि जो लेंस को घेरने वाली जो मतलब यहाँ पर लेंस को घेरने वाली जो यहाँ पर वक्र सतह है, यहाँ पर ये जो लेंस को घेरने वाली ये जो वक्र सतह, ये दोनों जो वक्र सतह है इनका जो केंद्र होता है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। देखिए यदि इन दोनों का हम यदि ऐसा पूरा करें तो ये बन जाएगा गोला। क्या बनेगा, गोला बनेगा। कहता है इन दोनों का जो केंद्र होता है, इन दोनों जो केंद्र होता है इन दोनों का उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक, वही यहाँ पर लिखा गया है कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो लेंस है
यहाँ पर जो बात समझिए कि यहाँ पर जो ये लेंस है, यदि इन दोनों को मतलब पूरा करेंगे तो ये गोला बन जाएगा दोनों। तो क्या बन जाएगा? गोला। और आप जानते हैं कि गोला का केंद्र होगा ही होगा, गोला का केंद्र ये दोनों गोला का केंद्र होगा। और इन दोनों केंद्र को ये क्या करेंगे? वक्रता केंद्र। ये दोनों केंद्र के साथ लेंस का केंद्र हो जाएगा। ठीक, समझ गए? तो अगला है कि किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतह से वक्रता केंद्र मिलाने वाले लिखा करते हैं। देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं यहाँ पर देखिए ये जो होता है वक्रता केंद्र है, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। समझ गए? ये दोनों क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या कहता है वापस समझिए कि किसी लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है वो मतलब उसकी सतह से वक्रता केंद्र को मिलाने में रखे, उसकी सतह से वक्रता केंद्र को यदि मिला देंगे तो जो लेखा बना उसे कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, समझ गए? और इन सब के बारे में विस्तार से बताया चैप्टर 1 में, इसलिए हम इसमें ज़्यादा जोड़ नहीं देंगे। अगला कहता है कि किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र जो पतले उसका प्रकाश केंद्र किसे, देखिए प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं समझिए। प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं? उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, प्रकाश केंद्र जो है वह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है, और वह जो बिंदु है उससे यदि प्रकाश की किरण जाएगा तो वह बिना अपवर्तन निकल जाएगा। ठीक, नहीं समझेंगे वापिस समझिए। ये जो मुख्य अक्ष है इस पर एक ऐसा बिंदु होगा जिससे यदि प्रकाश का किरण जाएगा तो वह बिना विचलन का निकल जाएगा। किससे निकलेगा? बिना विचलन का निकल जाएगा। और वह बिंदु ये इन दोनों के बीच में होता है, अगर इसे प्रकाश की निकालेंगे तो ये सीधे निकल जाएगा। और वह जो बिंदु कहलाता है, यह बिंदु के क्या कहलाएगा? प्रकाश केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश केंद्र कहलाएगा। ठीक, समझ गए? ये क्या कहलाएगा? प्रकाश केंद्र कहलाएगा। ठीक, समझ गए? ठीक, नहीं समझेगा। फिर कहता है कि प्रकाशिक केंद्र वह मतलब बिंदु है मुख्य अक्ष पर जिससे यदि प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो वह बिना अपवर्तन से निकल जाएगा, यानी बिना विचलित होकर निकल जाएगा। ठीक, समझ गए? तो चलिए देखते हैं अगला यहाँ पर अगला क्या कहता है? अगला देखिए यहाँ देखिए इस स्लाइड में क्या बताया है? प्रकाशिक केंद्र के बारे में बताया, यानी प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद क्या बताया था? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं उसके बारे में बताया था। उसके बाद बताए थे वक्रता केंद्र के बारे में। ठीक, इसमें मुख्य बताया था वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष और प्रकाश केंद्र के बारे में बताया। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्या? अगला कहता है लेंस कैसे काम करता है। ठीक, देखिए लेंस काम करेगा क्या उसके देखते हैं। हालांकि उत्तर लेंस का जो काम है उससे होकर जाने वाली किरण को अभिसारित करना है। देखिए उत्तर लेंस क्या करती है? किरण को अभिसारित कर देती है। उत्तर लेंस क्या करते हैं? किरण को अभिसारित। अभिसारित का मतलब क्या होता है? एक बिंदु पर मिलाना। ठीक, इसका चित्र हम यहाँ पर लाए थे। उत्तर लेंस का काम क्या है? एक बिंदु पर मिलाना। ठीक, यहाँ देखिए उत्तर लेंस क्या करते हैं? एक बिंदु पर मिला लिया। ठीक, यानी अभिसारित कर ले किरण को। और जो अवतल लेंस होता है वो अपसारित, यानी जो किरण होती है उसको मतलब दूर भगा देती है, यानी जो किरण है उसको दूर भगा देती है। ठीक, समझ गए? देखिए उत्तर लेंस जो है वो है क्या है? वो है अभिसारित, और जो अवतल लेंस है वो है अपसारित। ठीक, समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पर बात फिर से पढ़ते हैं। उत्तर लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण को अभिसारित करना है, इसलिए उत्तर लेंस कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते थे। आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि जो उत्तर लेंस से प्रकाश किरण जाती है वह प्रकाश किरण मतलब वह प्रकाश किरण अभिसारित हो जाते हैं, यानी एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए उत्तर लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तर लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक, और इसका उल्टा काम होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या लिखा गया है कि अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण को अपसारित, यानी अपसारित होता है फैला देना है, इसीलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। जो उत्तर लेंस है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक, समझ गए? और यहाँ पर ये दो मतलब पॉइंट था, ये दो मतलब सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं और उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक, इसके बारे में बता दें तो अब इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्या है? फोकस किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं। देखिए फोकस और फोकस दूरी के बारे में हम उसमें समझाए थे, लेकिन इसमें हम लेंस के बारे में समझाएंगे। मतलब लेंस में फोकस किसे कहते हैं, लेंस में फोकस दूरी किसे कहते हैं। और इसमें जो बताए थे वो था दर्पण में, और इसमें क्या बताएंगे? लेंस के बारे में बताएंगे। लेंस में फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, उसके बारे में से बताएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं लेंस। लेंस में फोकस दूरी क्या होता है और फोकस क्या उसके बारे में बताया। ठीक, लेकिन उससे पहले यहाँ पर चित्र ले आते हैं। यहाँ पर जो साथी चित्र उसको वह चित्र को लाते हैं, यानी यहाँ पर जो एक चित्र था। ठीक, वह चित्र को हम ले आते हैं। ठीक, ये चित्र को यहाँ पर ले आते हैं। ठीक, चित्र तब समझाने में अच्छा होता है। यहाँ पर इसको चित्र देखिए ले आए। ठीक, ये अब देखिए आप समझाने में बेहतर होगा। यहाँ पर चित्र लगा तो आपको समझाने में बेहतर होगा। ठीक, यहाँ देखते कहता है कि फोकस और फोकस दूरी किसे कहते हैं। देखिए फोकस तो रहेगा, मतलब फोकस में लिखेंगे कि उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती किरण लेंस से आवर्तित होकर मुख्य अक्ष से समुद्र दूसरे कहते हैं F1। उत्तर लेंस का प्रथम फोकस होता है। देखिए अब यहाँ पर विद्यार्थी को कन्फ्यूजन क्या होता है
कि लेंस में होता है 2 फोकस, और 2 फोकस में भी विद्यार्थी मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं 2 फोकस किसे मतलब क्या क्या होगा, उसके बारे में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसी में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। यानी उत्तर लेंस में मतलब जो लेंस होता है उसमें 2 फोकस होता है, और यही 2 फोकस में विद्यार्थी मतलब उलझ के मतलब उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, अब उसको देखते हैं। देखिए अब देखिए मतलब विद्यार्थी कैसे उलझते हैं उसको समझने का। ठीक, तो इसलिए देखते हैं मतलब उत्तर लेंस मतलब फोकस के बारे में देखते हैं। देखिए अब हमें समझना क्या है, ये हम समझते हैं। देखिए हमें समझना है फोकस के बारे में विस्तार समझिएगा। देखिए लेंस में फोकस के बारे में बहुत उलझन होता है, नहीं फोकस 2 होता है इसलिए विद्यार्थी उलझ जाता है। देखिए लेंस में 2 फोकस होता है क्यों, समझिए। देखिए लेंस जो है, लेंस में मतलब वक्र सतह जो होता है, ये वक्र 2 सतह होता है। ठीक, और यदि इन दोनों को पूरा करेंगे तो ये 2 गोला बनेगा, और जो दो गोला है उसमें मतलब 2 केंद्र होता है, और यदि 2 केंद्र है तो 2 फोकस भी होगा। तो इसलिए मतलब लेंस में 2 फोकस हो जाता है। ठीक, और वह दोनों जो फोकस होता है, देखिए लेंस में 2 फोकस होता है, इसलिए मतलब देखिए फोकस की इसके बारे में बताते हैं। लेंस होता है 2 वक्र सतह से बनता है, और ये जो दोनों वक्र है इसको अगर पूरा कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा सेंटर, और यदि 2 सेंटर है तो सेंटर, उसके सेंटर के आधा को कहते हैं फोकस, इसलिए यहाँ पर 2 फोकस। ठीक, तो यदि हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या बनेगा, यदि इन दोनों गोला को मिला देंगे तो हम पर बन जाएगा क्या, 2 फोकस बनेगा। ठीक, और ये जो 2 फोकस होता है इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो जाता है विद्यार्थी को, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप समझने वाले विद्यार्थी तो आप समझिएगा। ठीक, मतलब वहीं तक जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 2 फोकस हुआ, यानी F1 और F2 इसका नाम था। ठीक, अभी ये क्योंकि देखिए क्योंकि 2 गोला होता है, और 2 गोला में 2 होगा वक्रता के, और वो जो वक्रता के उन दोनों अधिक आधा कर देंगे तो हो जाएगा फोकस बन जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, फोकस बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए F1 और F2 जो है। ठीक, अब देखिए F1 और F2 में क्या होता है, और ये जो पहला फोकस ये हो जाएगा पहला फोकस, लिखेंगे कि लेंस का प्रथम फोकस, और ये हो जाएगा लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक, और ये जो लेंस है और ये जो प्रकाशिक केंद्र है, इन दोनों के बीच की दूरी को, लेंस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक, और यही काम इधर ही होगा, लेंस और फोकस के मतलब क्या फिर समझेगा, मतलब प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। ठीक, और ये जो दोनों दूरी होगा ये समान होगा। ठीक, समझ गए। तो इसलिए अब देखते हैं इसका परिभाषा देखते हैं। ठीक, परिभाषा में क्या लिखा गया कि उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती लेंस से अवतरित होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, इसे कहते हैं F1, मतलब लेंस का प्रथम फोकस। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, तब यदि इसके समांतर किरण जाएगी तो ये अवतरण होकर F1 से होकर गुजर जाएगा। ठीक, इससे मतलब जो बिंदु से गुजरेगा उसे कहेंगे F1, लेंस का प्रथम फोकस है। और वही यहाँ पर लिखा गया कि उत्तर लेंस में मतलब कहीं से किरण आ रहे हैं और वह लेंस से अवतरण होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और वह मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहेंगे लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। ठीक, और यहाँ पर द्वितीय फोकस में लिखा गया है कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरण मतलब अवतरण के बाद मतलब बिंदु में देखिए फोकस के बारे में आप सीधा समझते हैं कि मतलब देखिए फोकस के बारे में आप सीधा समझिएगा अच्छा से। फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के यदि किरण आ रही है तो वह परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं फोकस कहते हैं। ठीक, और यही काम मतलब वही काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए समांतर किरण आ रही है और ये अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मुख्य अक्ष के उसे कहते हैं फोकस। ठीक, और यहाँ पर जो लिखा है भाषा में उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे। ठीक, सीधा समझिए कि मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस करते थे, और यहाँ पर 2 फोकस होता है इससे मतलब 2 बार काटेंगे। ठीक, समझिए। और ये 2 फोकस क्यों होता है, ये लो जो लोचा है इसको हम पहले क्लियर कर चुके। ठीक, तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते थे। और यहाँ पर है कि लेंस के प्रकाश केंद्र, यानी जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है ओ से प्रथम फोकस F1 की दूरी को लेंस का प्रथम फोकस करते हैं, वो हम बताए थे कि जो यहाँ पर जो इसे कहेंगे लेंस का प्रथम फोकस दूरी, और ये जो है इसे कहेंगे लेंस का द्वितीय फोकस दूरी। ठीक, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है द्वितीय फोकस दूरी कहेंगे। देखिए यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर है कि यहाँ पर पहला फोकस से दूरी कहेंगे पहला फोकस दूरी, और यदि यहाँ पर रहता द्वितीय तो उसे कहते हैं द्वितीय फोकस दूरी। ठीक, समझिए। और यहाँ पर एक परिभाषा लिखा गया है कि यदि किसी उत्तर लेंस यदि प्रकाश की किरण किसी उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित जिस बिंदु पर होती है उसे कहते हैं F1 कहते हैं। ठीक, यहाँ पर कहता है क्या कि जो देखिए यहाँ पर अब देखिए उत्तर लेंस में क्या होता है, मतलब जो किरण आती है वही दिशा में चला जाती है, लेकिन अवतल लेंस में ये जो यदि किरण आएगी अवतल लेंस में यदि किरण आ रही है तो वह मतलब अपवर्तन के साथ मतलब दूसरी दिशा में जाएगा, और वह दूसरी दिशा में जिस बिंदु पर मिलेगी उसे कहेंगे द्वितीय फोकस कहेंगे। ठीक, देखिए उत्तर लेंस में यदि मतलब किरण आ रही है तो वह अपवर्तन के बाद
मतलब वो अपने ही दिशा में रहेगी और वो अपने दिशा में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उसे कहेंगे प्रथम फोकस। और द्वितीय फोकस किसे कहेंगे, जो मतलब प्रकाशिक जो मतलब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है वह अपवर्तन के बाद मतलब दूसरी तरफ मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उसे कहेंगे द्वितीय फोकस कहेंगे। ठीक, समझ के। तो यहीं पर हमारा तो ये लोचा था और ये लोचा को हम आपको अच्छा से समझा देते। चलिए तो चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है कि देखिए अवतल लेंस का द्वितीय फोकस के बारे में बात करें। ठीक, वही होगा कि मतलब किरण आ रही है जो मतलब समांतर आ रही किरण मतलब दूसरी और जहाँ पर मिलेगी उसे कहेंगे क्या द्वितीय फोकस कहेंगे। ठीक, आप इसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा है। ठीक, अगला कहता है कि मतलब कि लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय अक्ष फोकस दूरी के बीच की दूरी को कहेंगे लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहेंगे। ठीक, समझिए। अगला है कि लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस की दूरी को कहेंगे लेंस की फोकस दूरी कहेंगे। इसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक, अगला है कि किसी लेंस के सतहों की वक्रता जितनी अधिक होगी अर्थात लेंस का जितना मोटा होगा उसका फोकस दूरी उतनी कम होगी। ठीक, देखिए लेंस जितना मोटा होगा उसका फोकस दूरी उतना कम होगा। देखिए लेंस जितना मोटा है, लेंस मान लीजिए इतना मोटा है तो उसका फोकस दूरी मतलब उतना कम होगा। यदि लेंस इतना ज़्यादा मोटा है तो उसका फोकस दूरी उतना कम होगा। ठीक, समझ गए। मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि लेंस जितना मोटा होगा उसका फोकस दूरी उतना ही कम होगा। ठीक, अब अगला कहता है देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो होता है प्लस। यदि आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम आपको कम देगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है और जो अवतल लेंस है उसका फोकस दूरी माइनस होता है। ठीक, उत्तल लेंस का होता है प्लस और जो अवतल लेंस है उसका देखिए उसका कहते हैं माइनस। देखिए आप याद कर लिए, उत्तर मतलब धनात्मक, उत्तर मतलब धनात्मक और जो अवतल है उसका ऋणात्मक। उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक, उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक। ठीक, इस तरह आप याद कर लीजिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक और जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। ठीक, समझ गए। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला यहाँ पर है लेंस सूत्र। ठीक, अब देखिए अब जो चैप्टर लास्ट का काल पर। ठीक, अब यहाँ पर लेंस सूत्र। अब आप कहेंगे कि लेंस सूत्र आप सिद्ध क्यों नहीं किए। देखिए लेंस सूत्र यदि आप सिद्ध करेंगे तो यहाँ उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और हम आपको ठीक से समझा नहीं पाएंगे। ठीक, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो बना दिया गया जिसका कि लिंक आपको नीचे दिया गया। आप उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे आपको वह वीडियो मिल जाएगा। ठीक, और इस वीडियो में लेंस सूत्र की परिभाषा देख लेते हैं तो आप भी लेंस सूत्र की परिभाषा देख लीजिएगा। यदि हम इसको सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर टाइम लग जाएगा। उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना दिए हैं और आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। देखिए लेंस सूत्र में लिखा गया है कि लेंस के लिए वस्तु दूरी, देखिए लेंस के जो वस्तु दूरी होते हैं वो होता है यू और जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो होता है भी होता है, जो फोकस दूरी होती है वो एफ। यदि इन तीनों के बीच में कोई ऐसा सूत्र है जो मतलब संबंध दर्शाता है तो वह सूत्र को कहेंगे क्या कहेंगे, लेंस सूत्र कहेंगे। ठीक, और वह जो लेंस सूत्र है वो ये है। ठीक, 1/v यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वाला इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप चुपके से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा देगा आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, क्या है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक, और दर्पण में ही प्लस हो जाता है, दर्पण में क्या होता है प्लस हो जाता है और लेंस में माइनस हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर यू क्या है, यू है प्रतिबिंब मतलब भी जो है ये है प्रतिबिंब दूरी और यू जो है ये है वस्तु दूरी और जो एफ है ये फोकस दूरी है। इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक, तो उसे देखते हैं अगला कहता है कि प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी को कहते हैं वस्तु दूरी। देखिए क्या होता है, दर्पण में होता था कि कोई भी दूरी ध्रुव से नापा जाता था और जो ये है लेंस है, लेंस में कोई भी दूरी किससे नापा जाता है, प्रकाश के केंद्र से नापा जाता है। ठीक, समझिए। देखिए अब याद कीजिए, दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से नापा जाता है और लेंस में कोई भी दूरी प्रकाशीय केंद्र से नापा जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो वस्तु दूरी है उसे यू से सूचित करते हैं और जो मतलब वस्तु देखिए सॉरी हम क्या बोल दिए, अगर पीछे में जो वस्तु दूरी है उसे यू से सूचित करेंगे और जो मतलब प्रतिबिंब दूरी है उसे कहेंगे भी से सूचित करेंगे। ठीक, समझ गए। देखिए वस्तु दूरी यू से और जो प्रतिबिंब दूरी है उसे कहें भी से सूचित करेंगे। ठीक, और एक बात आप जानते हैं कि जो वस्तु दूरी है वो हमेशा निगेटिव होता है। ठीक, इसके पीछे भी कारण है, जो मतलब वस्तु दूरी है ये निगेटिव होता है। क्योंकि ये हमेशा मतलब इधर ही रहता है, मतलब हमेशा बाईं ओर होता है। ठीक, इसलिए हरदम ये माइनस यू दिया गया था। ठीक, इसके बारे में आप जानते हैं। और अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि प्रकाश केंद्र से लेंस के मतलब जो फोकस है की दूरी को कहते हैं फोकस। इसके बारे में पीछे बता दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको सूचित करते हैं छोटकी अक्षर सूचित। ठीक, इसके बारे में आप जानते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्या कहता है।
अगला यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। अगला क्या कहा है, अगला है कि हाँ एक बात और, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब क्या, मतलब वस्तु को विभिन्न विभिन्न जगह पर धरेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक। और देखिए इसके बारे में भी अलग से वीडियो बना दिया गया, वो अभी आप जाकर देख सकते। देखिए एक ही वीडियो में सभी को समझना मतलब कम नहीं। देखिए हम एक वीडियो बनाते हैं क्यों चैप्टर का, देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो यह वीडियो है इसमें मतलब यह टॉपिक आता है, आप यह टॉपिक पढ़ लीजिए, यह मतलब इसका वीडियो हम दे दिए हैं, वो आप जाके पढ़ सकते हैं। यदि हम मतलब चैप्टर वो मतलब एक चैप्टर में एक वीडियो में तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मतलब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इसलिए हम एक वीडियो बनाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि मतलब ये जो चैप्टर 2 इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। अगर हम बता रहे हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए जो मेन टॉपिक होता है उसका हम अलग से वीडियो बना देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर आपको ज़्यादा समझा पाते हैं, ठीक। इससे हम उसका अलग से वीडियो बना देते हैं, ठीक। और वह वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मतलब लेंस में वस्तु को यदि भिन्न भिन्न जगह धरेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वह भिन्न भिन्न जगह बनेगा, ठीक। उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना दिए, आप वह भी जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो इसलिए देखते हैं अगला कहता है कि लेंस के लिए मतलब लेंस में मतलब जो मतलब चिन्ह होता है वो मतलब कैसे दिया जाता है, मतलब यू को कब मतलब निगेटिव लेंगे, कब लेंगे पॉजिटिव, और उसी तरह भी ऐप को मतलब कब लेंगे निगेटिव, कब लेंगे पॉजिटिव, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। यहाँ लिखा गया है कि लेंस के मुख्य अक्ष को निर्देशांक एक्स से माना था, ठीक। अब कहता है कि लेंस का मतलब जो होता है, लेंस का मतलब जो होता है निर्देशांक, उसका मतलब इस तरह माना था, ये है एक्स और ये है एक्स डैश, ठीक। और अगला कहता है कि जो सभी दूरियां होती है वो प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। जो होता है दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, और जो होता है और ये जो लेंस है इसमें सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, ठीक। इसके बारे में आप जानते हैं। अगला है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित दिशा यानी मतलब जिधर से प्रकाश की किरण आती है उधर से यदि दूरी मापेंगे तो हो जाएगा धनात्मक, और यदि मतलब विपरीत दिशा मापेंगे तो हो जाएगा निगेटिव, ठीक। देखिए आप इसे सीधा याद रख सकते हैं इसको। यदि आप इस मतलब चतुर्थांश बनाएंगे तो उसमें आप सीधा समझ पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए ये होगा y और ये होगा y डैश, ठीक। यदि कोई वस्तु इधर है तो वो हो जाएगा निगेटिव, वो क्या हो जाएगा निगेटिव। यदि कोई वस्तु इधर है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक, समझिए। और इसी तरह यदि कोई वस्तु मतलब ऊपर है, यदि कोई वस्तु ऊपर है तो वो है पॉजिटिव, वो क्या है पॉजिटिव। यदि कोई चीज़ नीचे है तो वो हो जाएगा निगेटिव, ठीक। एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए कि मतलब देखिए यदि कोई वस्तु मतलब बाईं ओर है, मतलब इधर है तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और यदि कोई वस्तु इधर है तो हो जाएगा पॉजिटिव, और यदि कोई वस्तु ऊपर है तो हो जाएगा पॉजिटिव, और यदि कोई नीचे है तो वो निगेटिव। और यदि आप एक बात सोचते हो कि मतलब ऊपर और नीचे का मतलब क्या है, ये होता है आवर्धन में काम आता है। आवर्धन में प्लस और माइनस का काम आता है, मतलब ऊपर और नीचे का काम आता है, ठीक। तो इसलिए देखते हैं अगला। मतलब इसमें मतलब वही जाना था मतलब कब कहाँ से लेते हैं, ठीक। तो हम ये बता रहे थे मतलब यहाँ पर मतलब लेंस ये आपको मतलब जब आप अंकित प्रश्न बनाएंगे तो वहाँ पर ये ऐसा कौन देगा, ठीक। तो आप वहाँ के लिए मतलब बता रहे, ठीक। तो चलिए देखें अगला क्या है आवर्धन। हम बता रहे थे कि आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन कहते हैं किसे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं, ठीक। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं, ठीक। वापिस समझिए, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी और जो वस्तु की ऊंचाई होगी यदि उन दोनों को भाग दे देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या आवर्धन बन जाएगा, ठीक, समझ गए। और अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि यदि कोई वस्तु की ऊंचाई h है, यदि कोई वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है तो जो आवर्धन m बराबर होगा वो हो जाएगा h डैश बटे h, क्योंकि हम ऊपर में रख देंगे इसकी, ऊपर में लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे में लिखते हैं वस्तु की ऊंचाई, ठीक। हाँ वही यहाँ पर सूत्र लिखा गया कि या मैंने आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक। और इसको सूचित कर देते, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है और वस्तु की ऊंचाई h है तो इसके मतलब इस तरह सूत्र बनेगा, ठीक। तो अगला है कि आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह कारण है वस्तु उल्टा बन रहा है, मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब वो उल्टा बन रहा है। यदि m का मान कहीं मतलब ऋणात्मक आ रहा है तो उसका मतलब आप समझिएगा कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, और यदि m का मान धनात्मक आएगा, यदि m का मान पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो मतलब सीधा बन रहा है, ठीक। एक बार फिर समझ, यदि m का मान निगेटिव है तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और यदि m का मान पॉजिटिव है तो उसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ठीक। और यही हमारा कहता था। और इसके बाद अगला क्या है, अगला यहाँ पर मतलब कुछ टॉपिक आता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला कहता है कि किसी लेंस की क्षमता यानी मतलब कोई लेंस है उसकी क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। मतलब आपको मतलब क्वेश्चन देता है और मतलब क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में, यदि कोई लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो आप उसका क्षमता निकालें। देखिए क्षमता का सूत्र क्या हम बता दें कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f। यदि मतलब व्युत्क्रम
कर देंगे तो अपन आपको निकल जाएगा, ठीक। और ये जो एफ है ये हमेशा मीटर में रहना चाहिए। देखिए यदि यदि मतलब यदि एफ मीटर में है तो आप ये सूत्र लगाइएगा। यदि यदि एफ जो है, यदि एफ निगेटिव मतलब यदि एफ सेंटीमीटर में है तो आप ये सूत्र लगाइएगा, ठीक। मतलब यदि आप सेंटीमीटर में मीटर में यदि आप सेंटीमीटर में रहेगा तो आप ऊपर 100 ऊपर 100 धरिएगा। और यदि आप मतलब मीटर में है, यदि फोकस इसका मीटर में है तो आप ऊपर 1 धरिएगा, ठीक। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था, एफ मतलब 25 है तो पी निकालना, तो पी के क्या करेंगे, और यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसलिए 100/f लिखेंगे और 100/25 लिखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 4 निकल जाएगा। 4 डायोप्टर, इसका मतलब इसका मतलब लगाएगा डायोप्टर, ठीक। और यहाँ पर यदि प्लस दिया है तो आप प्लस लगाए। देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये बताता है कि ये जो एफ है ये एफ है उत्तर लेंस का। और यदि यहाँ पर माइनस रहता है तो ये बताता है कि ये जो एफ है ये है क्या है, ये एफ है ये उत्तर लेंस का है, ठीक। उत्तर नहीं अवतर लेंस का, ठीक। देखिए हम आपको पीछे याद करवाए थे कि ये जो प्लस है ये बताएगा उत्तर लेंस, ये क्या बताएगा उत्तर लेंस। और ये जो निगेटिव है ये बताएगा अवतर लेंस। यदि एफ का मान प्लस है तो वह लेंस होगा उत्तर लेंस होगा। और यदि एफ का मान निगेटिव है तो वह जगह अवतर लेंस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एक और निम्नलिखित है, इस सब बनाने के प्रयास देखिए एफ बराबर दे दिया गया है, मतलब एफ बराबर है क्या, एफ बराबर है 4 मीटर है, ठीक। तो आप इसे बनाइएगा, मतलब पी निकालिएगा, ठीक है। और आप ये मतलब इन को आपको घर पर बनाया, ठीक। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे देते हैं। एक और क्वेश्चन है कि एफ बराबर है 50 सेंटीमीटर, तो आप इसका मतलब निकाल कर कमेंट कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पर अगला हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, एफ बराबर दे देते हैं -20 मीटर, तो इसका पी निकालेगा, ठीक। और ये जो तीन क्वेश्चन दिए इसका आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। और चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पर मतलब 3-4 टॉपिक बता है, मतलब 3-4 पॉइंट है और उसके बाद हमारा मतलब ये चैप्टर खत्म हो, ठीक। अगला कि लेंस मतलब लेंस की जो क्षमता उसका ऐसे मतलब होता है मीटर यूनिवर्स। अभी देखिए मीटर यूनिवर्स के तहत इसका ये कारण है। देखिए इसका कारण क्या है कि पी बराबर होता है 1/f। पी बराबर क्या होता है 1/f, और ये जो एफ है मीटर में होगा, यानी पी बराबर हो जाएगा 1/मीटर। और ये जो मीटर यदि ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यानी मतलब मीटर यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक। इसको पढ़ा जाता है मीटर यूनिवर्स, ठीक। इसके मतलब कि जो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा है वो हो जाएगा मीटर यूनिवर्स, ठीक। अगला है कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर, ठीक। अब इसे देखिए ये लिखा गया है कि मतलब यदि कोई लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी है 1 मीटर हो जाएगा, ठीक। देखिए हम आपको क्या बताएं, P बराबर 1/f होता है। ये कब होगा, जब आपको फोकस दूरी दे देगा तो आप मतलब पावर निकाल सकते हैं। यदि इसका उल्टा करेगा, यदि आपको पावर दे देगा तो आप फोकस कैसे निकालेंगे, इसका भी एक सूत्र आता है कि F बराबर 1/p कर देंगे, मतलब जहाँ F है वहाँ देंगे p कर तो आपको निकल जाएगा इसका भी आंसर, ठीक। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक। इससे पहले आप मतलब इससे पहले हम आपको इसका रिवीजन करवा देते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में क्या कर उसका रिवीजन कर लीजिएगा, बाद शुरू से रिवीजन करिएगा, ठीक। तो चलिए अब हमारे पास 10 मिनट बचा। ये जो मैंने सुना है इसमें हम इसका फास्ट रिवीजन करते हैं, ठीक। यहाँ पर देखते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पिछले वाले पथ से विसित हो जाती है, जिसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। तो देखते हैं अगला कहता है कि जब प्रकाश की किरण विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मूल जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर चले जाते हैं, ठीक। अगला कहता है कि विकिरण माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, जिसमें प्रकाश की चाल होती है ज़्यादा उसे कहते हैं विकिरण माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल होती है कम उसे कहते हैं सघन माध्यम कहते हैं, ठीक। तो अगला कहता है यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण क्या है कि मतलब विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल विभिन्न, ठीक। और हवा में प्रकाश की चाल होती है 8 मीटर प्रति सेकंड, और जो निर्वात प्रकाश की चाल होती है 3 मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 मीटर प्रति सेकंड। जल में कितना होती है 2.25 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और अगला कहता है कि जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना ही अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है, ठीक। समझिए। तो इसलिए अगला क्या कहता है, अगला है कि यहाँ पर अगला देखते हैं
अगला है अपवर्तनांक के बारे में, सॉरी पार्श्विक विस्थापन में लिखा गया है कि जब कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तब आपतित किरण के बनाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबा दूरी होता है उस दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और यह 3-4 बात पर निर्भर करते हैं, उसके बारे में लिखा गया है यहाँ पर। पहला है कि यह कांच की स्लैब का सीधा समानुपाती होता है या आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। यदि आप वर्तमान बढ़ा देंगे तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ जाएगा। और अगला है कि यह तरंग ढल का सीधा वृत्त का समानुपाती होता है, ठीक है। जो है अगला देखते हैं। अगला कहता है कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। देखिए बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और जो लाल रंग है इसका विचलन सबसे कम होता है, ठीक। अगला है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और जो लाल रंग है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। अगला कि अपवर्तनांक किसे कहता है, ठीक। अपवर्तनांक के बारे में लिखा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। यहाँ लिखा गया है कि क्या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं अपवर्तनांक। यहाँ लिखा गया है कि निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, अपवर्तनांक 1 से कम कभी नहीं हो सकता। अगला है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, यानी अपवर्तनांक मात्रक विहीन राशि, ठीक। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, पानी का 1.33, किरासन तेल का 1.44, अल्कोहल का 1.36, बर्फ का 1.3 है, ठीक। ये जो बर्फ है ये ऐसे नहीं लिखाएगा, बर्फ लिखाएगा इससे, ठीक। और हीला का 2.4, ठीक। ये हीला का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अब ये क्यों होता है इसके बारे में जब हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें इन सब के बारे में बता दिए, ठीक। और आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक। अगला है कि अगला हम बता रहे थे आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में। आपेक्षिक अपवर्तनांक में बताए थे कि दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। यदि माध्यम 1 एवं माध्यम 2 का अनुपात या N1 तथा N2 माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष क्या होगा, N2 बराबर N2/N1 हो जाएगा, ठीक। समझ गए। और यहाँ जो C है ये प्रकाश की चाल है, इसके बारे में विस्तार से समझाए थे, इसलिए हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे, ठीक। अगला कहता है, अगला क्या है, अगला यहाँ पर है कि मतलब प्रकाश का जो अपवर्तनांक उसका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में बताए थे कि मतलब दैनिक जीवन में उपयोग क्या मतलब था कि मतलब पहला था कि मतलब यदि कांच यदि मतलब पानी में सिक्का रखा है तो वह मतलब उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक। अगला क्या है, अगला यदि शीशा में मतलब पेंसिल रखा हुआ है या कोई लकड़ी है तो वह मतलब टेढ़ा प्रतीत होता है। अगला क्या है, यदि तालाब में कोई मछली है तो वह उठी मतलब अपनी वास्तविक स्थिति से उठी हुई प्रतीत होती है, ठीक। अगला है प्रिज्म के बारे में बताते हैं। प्रिज्म में क्या बताते हैं कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, ठीक। अगला है कि प्रकाश का मतलब प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलकों से तो उसे कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अगला है कि अपवर्तक पृष्ठ के बीच का कोण कहलाता है प्रिज्म का कोण या अपवर्तन का कोण कहलाता है, ठीक। अगला है कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं विचलन कोण, ठीक। अगला है अपवर्तन कोण यदि अपवर्तन कोण ज़्यादा होगा तो जो विचलन कोण है ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अगला है कि अगर यहाँ पर देख लेते हैं, अगला है उत्तल और अवतल लेंस के बारे में था, मतलब यहाँ पर था लेंस के बारे में। लेंस किसे कहते हैं, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा हो। ये जो लेंस है ये होता है 2 प्रकार का, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में किनारे का भाग होता है मोटा और बीच का भाग होता है पतला। और जो उत्तल लेंस है इसमें क्या होता है, इसमें मतलब बीच का भाग होता है मोटा और जो मतलब किनारे का भाग होता है वो होता है पतला, ठीक। और इसके बाद इसका प्रकार बताया था और उसके बाद मतलब उसका बारे में आप मतलब वीडियो के पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक। अगला है वक्ताकेंद्र था मुख के बारे में बताया था कि लेंस को घेरने वाली गोरिया सतह के केंद्र को लेंस का वक्ताकेंद्र कहते हैं, ठीक। अगला क्या है, अगला है कि किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतह के वक्ताकेंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक। अगला है कि किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर बिंदु जिससे होकर किरण जो है लेंस के मतलब लेंस के यदि अपवर्तन के बाद तक बिना विचलन के निकल उसे कहते हैं प्रकाश केंद्र, ठीक। अगला हम बताते हैं कि मतलब फोकस के बारे में बताते हैं, उसके बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक। अगला हम बताते हैं कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो होता है धनात्मक और जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक। अगला बताए थे कि यहाँ पर लेंस सूत्र के बारे में बताते हैं, यानी यहाँ पर बताया था कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बारे में जो देखिए हम का परिभाषा बोल रहे थे कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी के बीच जो सूत्र संबंध दर्शाती है उसे कहते हैं लेंस सूत्र। और यहाँ पर लेंस सूत्र में बताया था कि 1/v - 1/u = 1/f होता है, ठीक। अगला बताया था मतलब
अगला था कि क्या था, अगला था यहाँ पर मतलब कैसे कैसे इसका चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बताया था कि यदि कोई वस्तु मतलब इस साइड लिखा है तो क्या होगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव, और यदि कोई इस साइड है तो वो हो जाएगा निगेटिव, और यदि कोई वस्तु ऊपर है तो पॉजिटिव, और यदि कोई नीचे है तो वो हो जाएगा निगेटिव। ठीक, अगला क्या है, अगला यहाँ पर मतलब आवर्धन के बारे में बताए थे। आवर्धन में हम बताया था कि आवर्धन में हम बताए थे, आवर्धन में क्या बताए थे इसके बारे में देखते। आवर्धन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। ठीक, और इसका सूत्र क्या था, m बराबर h डैश बनते हैं s, मतलब h डैश क्या था यहाँ पर था प्रतिबिंब की ऊंचाई, और s जो था वो वस्तु की ऊंचाई था। ठीक, और यहाँ पर अगला क्या था, पावर के बारे में बताए थे कि मतलब क्या होता है कि मतलब किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की जो क्षमता वो मतलब उसकी फोकस दूरी के बहुत कम होता है। और जो अगला है मतलब इसका मतलब ऐसा मतलब होता है मीटर यूनिवर्स। और यहाँ पर अगला एक पॉइंट था कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ठीक, और इस पर हम 3 साल निम्न कर बताया था, उसके बाद में आप देख लीजिएगा। ठीक, और यहीं पर हमारे चैप्टर खत्म होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद यह चैप्टर खत्म हुआ है, यानी मतलब द इंडिया चैप्टर का हुआ है। और यह वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ हुआ, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। देखिए, शेयर करने से क्या होगा, मतलब आपका दोस्त भी जानेगा कि यहाँ पर पढ़ाई करा जाता है, और मतलब एक वीडियो में एक से खत्म। और जो हमारा वीडियो है उसमें बहुत सारा वीडियो डाला गया है, तो आप हमारे चैनल का प्ले स्टोर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो डाला गया। ठीक, तो आप और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।